ऐसे कोई एक्टर है जिन आपका रोल अधिकतर उनको चला गया है? 3-4 रोल पंकज त्रिपाठी ने छीने हैं मुझसे। इतने साल एक्सपीरियंस के बाद भी आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं? बिल्कुल देने पड़ते हैं। मैंने बोला ना, मैं अंधों को लालटेन बेचने का काम करता हूँ। कितना मुश्किल काम है सोचिए। अंधे के लिए लालटेन की क्या उपयोगिता है, क्या यूटिलिटी है। हम सबके अंदर एक ऐसा शख्स रहता है, हम राम कहते हैं, हमारे अंदर एक छोटा सा रावण भी रहता है। हम जब अपने बाथरूम में होते हैं ना, बाथरूम कंटेंट भी होता है, मिर्ज़ापुर वैसा ही कंटेंट है। हालांकि मैं उसका हिस्सा हूँ, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मैं सबके सामने बैठ के नहीं देख सकता मिर्ज़ापुर। आप अपने जीवन में डॉक्टर नहीं बन पाते, वकील नहीं बन पाते, जज नहीं बन पाते, गाना नहीं गा पाते, सिंगर नहीं बन पाते। एक्टिंग आपको ये स्कोप देता है कि आप ये सारे सपने पूरे कर लीजिए। स्त्री को तो अबला भी कहा गया है। मैं तो साथ लगा के आगे लगाया। आजकल दौर है ऑडिशंस वगैरह का, थोड़ा अच्छी भूमिकाओं के लिए अच्छे एक्टर्स के भी ऑडिशन लिए जाते हैं। तो कुछ ऑडिशंस में रिजेक्शन भी होता है। तो जब वो फिल्म लगती है या वो कमर्शियल में जब देखता हूँ, मैंने कहा तो एक एज एन एक्टर मेरे अंदर एक थॉट ज़रूर आता है कि यार इससे तो मैं 1000 गुना बेहतर था। फिर यहीं पे आता है प्रारब्ध आपका। मैंने लॉटरी की टिकट खरीद ली थी, लगी नहीं मेरी, बस इतना ही। इसको बस इतना ही ख्याल दे करके देन यू हैव टू मूव ऑन। अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो ये आपके अंदर बड़ा घाव बना देगा। ये सीखना पड़ेगा आपको। जो गुजर गई वो कल की बात थी। बट कभी कभी ज़रूरी नहीं होती है कि वो बात को ठान कर पकड़ के अगला जो ऑडिशन कह लो या अगला टेस्ट कह लो उसे और अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा परफॉर्म करने से क्या मतलब? अच्छा परफॉर्म करने का मतलब क्या है? आप पेड़ से थोड़ी लटक जाएंगे। आप अच्छा तो करेंगे ही। आप अपना, कोई भी एक्टर अपना खराब नहीं करता है, वो अपनी सीमा और सामर्थ्य में अच्छा ही करता है। ठीक है, हाँ, उससे बेहतर लोग भी होंगे, तभी तो होती है चीज़ें। लेकिन हर आदमी की अपनी एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है ना? उस सीमा, उस सामर्थ्य में आप कितना बेहतर कर सकते हैं, यही आपके हाथ में है, और वही आपका प्रारब्ध है। मुझे कोई ऑडिशन मिले तो मेरे पास इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है जहाँ पे मैं जमा के माइक वाइक लगा के दिस दैट वो करूँ, नहीं है। मेरे पास जो है मुझे उसी में करके देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई चीज़ मेरे पास आती है तो मेरा प्रारब्ध है, मेरी प्रतिभा तो उसमें भी है जिसमें मैं रिजेक्ट होता हूँ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? और कितनी मरतबा, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है यार मैं तो इससे बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेरे प्लेट में नहीं आया। होता है, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। और ऐसे ही मुझे देख करके ऐसे बहुत सारे एक्टर सोचते होंगे कि यार तो हमारा हक मार लिया। सोचते होंगे शायद, आई डोंट नो। आपने काफी अच्छे अच्छे सीरीज में मूवीज में काम किया है। लेकिन मैं सच बताऊं स्नेहा, आई डोंट हैव एनी सेंस ऑफ अचीवमेंट। मैंने कहा ना, अभी मैंने आते ही एक बात कही थी, ऐसे लगता है जैसे मैं आज ही गोरखपुर से आया। आपको मेरी किसी बात से नहीं लगेगा कि मैंने कुछ काम किया है। कब महसूस होगा आपको कि आपने कुछ अचीव किया है? आई डोंट नो। क्या मुझे अंदर से, मैंने कहा था एक बात और कही थी, मेरी प्यास इतनी गहरी है, एक लोटे, इतनी प्यास है कि उतना पानी तो समंदर में भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या है जो मुझे तृप्त करेगा, मुझे नहीं मालूम। वो मुझे प्रेम करेगा, मुझे काम करेगा, मिलना जुलना करेगा, पढ़ना लिखना करेगा, आई डोंट नो। सो चलो आज के कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं बिग बॉस की आवाज़ से। वॉइस ओवर्स है, उसमें क्या रखा हुआ है? हमारे लिए तो वही वॉइस ओवर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कौन है ये। नहीं, उसको स्किप करते हैं। Skip बहुत करते हैं? पुरानी बात हो गई, अच्छा। जमाने पुरानी बात। But I think it's still a very important people who are a Big Boss lover, they are addicted to this show. हाँ ठीक है, वो कुछ ताज़ा बात होती तो करता है। और मेरा ख्याल है 15 साल पुरानी बात हो गई।
सीजन 2 एंड 3 में आप आए थे. सीजन 2 and 3, करेक्ट करेक्ट. इंटरेस्टिंग. यस, सीजन 2 and 3. ओके. सो यूजुअली हम देखते हैं कि मूवीज में या सीरीज में काफी लंबे लंबे लाइंस होते हैं. जी. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी टेक्स, बट देयर आर नॉट टेलीप्रॉम्प्टर्स अवेलेबल. करेक्ट. राइट. सो आप ये बड़े डायलॉग्स याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, विद ऑल द इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस, व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट यू अप्लाई? अगर आपको कहानी मालूम है, अगर आपको किरदार मालूम है, अगर आपको सिचुएशन मालूम है, एंड यू आर इन द मोमेंट. मोमेंट से मेरा क्या मतलब है? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सारी दुनिया से कटा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग टू स्नेहा. आई एम हियर 100%. आई एम हियर. तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि मुझे इस पॉडकास्ट के बाद कहीं और जाना है, उनसे क्या बात करनी है, कल उनसे मिलना है, उनको ये जवाब देना है, ऐसा है वैसा है, देन आई एम नॉट इन द मोमेंट. तब मुझे सोचना पड़ेगा स्नेहा से मैं क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ, मैं क्या काटूँ, क्या रहने दूँ, ये सोचना पड़ेगा. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. लेकिन जब मोमेंट में हूँ तो मुझे मालूम है कि ये कहानी है, ये मेरा दायरा है, ये मेरा किरदार है, और जो बाकी किरदार हैं उनसे मेरा रिश्ता ये है, और इस सीन में ये हो रहा है. तो आप जब पूरा बैकड्रॉप आपके दिमाग में होता है तो बड़ा आसान हो जाता है. मैं तो कभी याद करता नहीं, मैं फिर बातें करने लगता हूँ, याद नहीं करता, वो हो जाती हैं. सो जैसे एक एक्टर होता है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है. सिमिलरली बहुत सारे लाइफ में ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ आप आपको प्रेजेंट करना होता है. यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल, मेलोडियस, इम्पैक्टफुल एंड अ क्लियर वॉइस. कितना ज़रूरी है ये क्लैरिटी आर्टिकुलेशन में होना, सो दैट योर प्रेजेंस बिकम्स वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन यू कम ऑन अ स्टेज? ऑन ए स्टेज, व्हेन आई से स्टेज, हियर एवरीथिंग इज अ स्टेज. मतलब आप तो एक्टर हैं, तो जी. आपके लिए तो हर मौका ही स्टेज है. जब आप आते हैं, आपको एक्ट करना होता है, तो दैट्स अ स्टेज फॉर यू. ये वॉइसिंग में ही क्यों, हर चीज़ में क्लैरिटी हो तो कितना अच्छा रहे. बिल्कुल. जैसे कहा आपने, पूरा जीवन ही एक स्टेज है. तो हम जो कर रहे हैं उसको क्लैरिटी के साथ करें. हम आवाज़ तक क्यों रहें? मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे एकदम क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ. मैं उससे बात कर रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ. वॉट एवर आई एम डूइंग इट विथ क्लैरिटी. ठीक है. सो हाँ, एज फॉर एज अभिनय इज कंसर्न, आवाज़ की एक वाचिक अभिनय जो होता है, वाचिक अभिनय होता है जहाँ पे आप अपने आवाज़ से अभिनय करते हैं, तो अपना एक इम्पोर्टेंस तो है आवाज़ का. बहुत ही, बच्चन साहब हैं हमारे, वो आवाज़ के साथ ही खेलते हैं वो सबसे ज़्यादा. तो बहुत बढ़िया आवाज़ है उनकी, और भाषा के जानकार हैं. तो मैजिक है उसका, इस जानकारी का अपना मैजिक है. और ईश्वर बड़ा कृपालु है. अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ ऐसी लगती है कि बड़ी अच्छी आवाज़ है, तो ये ईश्वर की कृपा है. और शायद जो पिछले दिनों में थोड़ी बहुत मेहनत की होगी, ये उसका फल है. सो हमेशा से आपका आवाज़ इतना गहरा, डेप्थ? नहीं. कब हुआ? मुझे तो पता भी नहीं था स्नेहा कि आवाज़ बिकती है यहाँ पे. मैं तो बता दें, हम तो गोरखपुर के हैं, गांव वाले भैया हैं. तो यहाँ पे एक जयंत कृपलानी साहब थे, आर के स्वामी एडवर्टीजमेंट कंपनी में, वो शायद बड़ा, आपने नाम सुना होगा. सुना है, आर के स्वामी. तो हम लोग एक सीरियल कर रहे थे. पहले तो मुझे सही ब्रांच पे फिल्मों में लेके आई. आई वॉज परफॉर्मिंग ए प्ले एट पृथ्वी. तो सही केम टू मी एंड शी टोल्ड मी शी वांटेड टू कास्ट मी, दिस दैट. ऐसा हुआ. फाइनली हमने वो किया. तो वहाँ जयंत मिले. जयंत भी एक रोल कर रहे, हीरो मैं था उसका, और जयंत भी वो एक रोल कर रहे थे. तो जयंत ने कहा, यार तेरी आवाज़ अच्छी है, मैं तेरे साथ एक कमर्शियल का वीओ करूँगा. वीओ. तो हमने वीओ क्या होता है, मन में सोचा, कमर्शियल का वीओ क्या होता है. मैंने बोला गोरखपुर का, फीस माफ. तो खैर शूटिंग खत्म हुई. हम बोले वीओ क्या होता है.
बोले अरे भाई जो साबुन वाबुन बेचता है ना तो लास्ट में बोलता नहीं है इससे नहाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे दिस दैट ये वो, हाँ वही करना है, लेकिन उसको थोड़ा बेचने के स्टाइल में करना होता है। हम बोले अच्छा तो मैं कर पाऊंगा। तो हम बोले उससे फ़ायदा क्या होगा, उसके पैसे मिलेंगे। हम बोले इसके भी पैसे मिलते हैं। तो पहली बार तो मेरी समझ में आया कि साहब आवाज़ भी बिकती है, उसके पैसे मिलते हैं, और मेरी आवाज़ अच्छी है, सामने वाला बोल रहा है। तो हम बोले पहले तो मुझे समझ में नहीं आया अच्छी आवाज़ क्या होती है, हर कोई तो बोलता है सबकी आवाज़ निकलती है, इसकी भी निकल रही है आपकी भी निकल रही है, तो मेरी आवाज़ कैसे अच्छी हुई और आपकी कैसे ख़राब हुई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वक्त लगा मेरे को वर्कआउट करने में ये, लेकिन धीरे धीरे हालांकि मैंने वो किया, वो रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन जयंत का मैं एहसानमंद हूँ कि आवाज़ की वैल्यू उन्होंने समझाई कि शांतनु तुम्हारी आवाज़ है और एक दिन बिकेगी तुम्हारी आवाज़, तुम देख लेना। तो तब मैंने समझा कि हाँ यहाँ इस शहर के अंदर आवाज़ भी बिकती है भैया। तो फिर थिएटर करता था, और ये आवाज़ का तो अवेयरनेस ही नहीं थी कि आवाज़ भी बिकती है, अच्छी आवाज़ बुरी आवाज़ क्या होती है, मुझे क्लैरिटी के बारे में पता था। तो धीरे धीरे सीखता गया और आज भी सीख ही रहा हूँ। सो आवाज़ की जब बात करें, और जैसे हमने पहले भी पूछा कि बिग बॉस में आपने आवाज़ दिया है, तो अगर हम ये देखें कि आप गोरखपुर से आए, आपने थिएटर किया, फिर आपको बिग बॉस का ब्रेक थ्रू मिला, तो ये ब्रेक थ्रू आया कैसे आपके लाइफ इट में? इज़ नॉट ए ब्रेक थ्रू। ओके। मैं इसको ब्रेक थ्रू नहीं मानता। हाँ 4 पैसे मिल गए थे मुझे, मैं एक्चुअली गया था वहाँ पे रोल मांगने के लिए उस कंपनी में, एंडेमॉल करके एक कंपनी है, वहाँ पे गया था रोल मांगने, वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन चल रहे थे। तो उन्होंने कहा यार तेरी आवाज़ अच्छी है, तो याद था मुझे पहले, बोला अच्छा यार एक सैंपल दे दो यार, दे दिया, भूल गए। हम तो एक्टर हैं बेसिकली, हम तो काम मांगने गए थे। एक दिन रात को 12 बजे आया, यार चलना है, लोनावाला में सेट लगा हुआ था, अब तो यहाँ मुंबई में होता, पहले लोनावाला में होता था। तो आपकी आवाज़ करना है, बिग बॉस में काम करना है आपको। हम लोग चलो भैया, अच्छी पेमेंट थी, काम वाम था नहीं बहुत ज़्यादा उन दिनों, तो चले गए। 2 सीज़न किया, अच्छे खासे पैसे मिल गए, जीवन यापन अच्छी तरीके से हो गया। वैसे बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या मैनेज्ड है? क्यूरियस। नहीं, ये स्क्रिप्टेड भी होता है, स्क्रिप्टेड भी होता है। फीडबैक तो देना है उनको, उनको पता है, प्रोग्रामिंग को ये पता होता है कि क्या हम इसमें डालेंगे तो क्या इसका निकल के आएगा। दे नो वेरी वेल। सो वो सारी लड़ाइयाँ, हाँ सारा हाँ, गॉसिप, हाँ, एवरीथिंग, वो मसाला, सब कंटेंट वैसा स्क्रिप्टेड। डाला जाता है कि लड़ाई हो। ओह, हाँ, सब होता है। अब कुछ कुछ नेचुरल भी होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो दैट हैपेंस, बट होता है जितना आपने मैंने देखा। अच्छा, आपने थिएटर में भी काम किया है, मूवीज में भी किया है। विच प्लेटफॉर्म मेक्स यू मोर फुलफिलिंग, गिव्स यू मोर फुलफिलमेंट? थिएटर, थिएटर, ऐसा क्यों? थिएटर में कैरेक्टर को निभाने की जो कंटिन्यूटी होती है वो सिनेमा या टीवी में नहीं होती। मुस्कुराइए कट, 2 लाइन बोली कट। वहाँ पे एक मरतबा स्टेज पे चढ़े गए तो आप राम बहादुर का रोल कर रहे हैं, तो आप जब तक प्ले खत्म नहीं होता आप राम बहादुर ही हैं। बहादुरी है। यहाँ पे जो है उसके बीच में पता चला कट के बाद स्नेहा आ गई, और कैसे हैं शांतनु जी आप, बढ़िया, क्या हो रहा है, राम बहादुर पीछे चला गया, फिर अगला टेक आएगा तो राम बहादुर को हम फिर से वापस लेके आएंगे, रहता है दिमाग में। बट एक जो कंटिन्यूटी है, थोड़ा मैकेनिकल है ये। फिल्म एक्टिंग इज लिटिल टेक्निकल एंड मैकेनिकल, मैं ये बोलूँगा। थिएटर लेकिन टफ नहीं है काफी? है टफ, एंड टफ चीज़ों का ही तो मज़ा है, आसान चीज़ों का कहाँ मज़ा है। तो वो सारे डायलॉग्स बाय हार्ट करना और डिलीवर करना विद ऑल द पैशन, विद सारा इंटेंसिटी के साथ, कैसे मैनेज होता है थिएटर आर्टिस्ट से? होता एंड है। सारे थिएटर आर्टिस्ट, आप ले लीजिए, नसरुद्दीन शाह ले लीजिए, विनीत शर्मा, मैंने जिनसे भी बात किया, थोड़ा बहुत भी भगवान ने साथ दिया मिलने का, बात करने का, यू आर अमेजिंग एक्टर्स। आप रिहर्सल करते हैं ना, महीने महीने भर रिहर्सल होती है। हाँ, थिएटर एक कमिटमेंट है। आप जब थिएटर करते हैं ना, जैसे आप 2 प्ले एक साथ नहीं कर सकते, फुल लेंथ प्ले आप एक साथ नहीं कर सकते, और उसमें अगर आप प्यूटल रोल कर रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये परेशानी क्रिएट करेगा।
क्योंकि आप उसी कैरेक्टर के साथ सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिछाते भी उसी को हैं। तो इस लेवल का थॉट प्रोसेस होता है जिन प्लेस चलता है। कम से कम मैंने तो ऐसा किया है। आजकल कैसा होता है मुझे नहीं मालूम, मैंने काफ़ी सालों से थिएटर किया नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करता था। एक मैडनेस थी। और जब थिएटर करता था तो इसके अलावा कुछ दिखता नहीं था। बस एक ही दिखता था कि मेरा प्ले स्टेज पे हो रहा है एंड माई एवरी एक्टर इज शाइनिंग इन दैट, इन देयर रोल्स, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो एक्सपेक्टेशंस अपने आप से भी बहुत हाई होती थी। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पूरी आपको 100 पन्ने की स्क्रिप्ट याद करना, 100 पन्ने याद करना, मूवमेंट, मॉड्यूलेशन, रिलेशनशिप, कब आना है, कब जाना है, टाइमिंग ऑन द स्टेज, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आपको याद रखना पड़ता है। ज़रा ब्रेक डाउन करेंगे फॉर एनीबडी हु वेदर इज एंटरिंग अ थिएटर और नॉट एंटरिंग अ थिएटर, बट लाइफ लाइक आई से इज ऑलवेज अ प्रेजेंटेशन। तो कैसे कोई इस चीज़ को रिहर्स करे, बाय हार्ट करे और प्रेजेंट करे? No, I didn't get your question. सो आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, आप जो आपका थिएटर का लाइफ रहा है, जर्नी रहा है, जहाँ आप बाय हार्ट करते हैं, डे इन एंड आउट आप ट्रेनिंग करते हैं, आप विजुलाइज भी करते हैं, विच आई कुड सी जब आप बोल रहे थे। तो अगर कोई पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, वो एक्टिंग में घुसना चाहे या लाइफ के कोई भी स्टेज पे प्रेजेंट करना चाहे, तो एक क्या बेसिक स्टेप्स एंड प्रोसेस होते हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए टू गिव बेस्ट और टू परफॉर्म बेस्ट इन लाइफ? What they should do? या मैं ये सोच रहा हूँ मैंने क्या किया था हाँ, इस वक्त। उसी से हमें आएगा ये जवाब। नहीं, खैर मेरी मेरी जर्नी तो थोड़ी अलग सी थी। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और उस चक्कर में काफ़ी वक्त मेरा बर्बाद हुआ। और जब मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहले तो मैं उनको थोड़ा सा डराता हूँ कि इस फील्ड में आना तो सर में कफन बांध के आना, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है। और जब मैं थिएटर कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं जिस दिन मैं काम करूँगा उस दिन मैं बड़े झंडे गाड़ दूंगा मैं। आई एम वेरी गुड। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं। टैलेंट वैलेंट ठीक है, लेकिन टैलेंट बाद में आता है। फर्स्ट यू शुड हैव दैट अपॉर्चुनिटी, तो टैलेंट दिखाएंगे ना आप। बट अपॉर्चुनिटी के लिए भी तो हार्ड वर्क करनी पड़ती है। हार्ड वर्क करनी पड़ती है, लेकिन आजकल हम कहीं ना कहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह का माहौल आजकल है, हम अंधों को लालटेन बेच रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पहले जो लोग थे, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे खराब हैं आज की तारीख में, कतई नहीं, लेकिन ऐसे लोग बड़ी बहुत कम हैं जो बात करके भांप लेंगे कि आपका पोटेंशियल क्या है। जैसे मैं अपने एक्टर के साथ करता था, नए एक्टर्स मोस्टली होते थे, वो पता चला मेरे साथ काम करके पुराने हो गए, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता था मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तुम डेडिकेटेड हो लेकिन भरोसा नहीं है तुम पे। मुझे भरोसा अपने आप पे है कि मैं तुमसे बेहतर काम ले लूँगा। ये बात मुझे यहाँ पे नहीं मिलती, मुझे नहीं मिलती। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे ट्रेन करें, कतई नहीं, लेकिन वो जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट एक डायरेक्टर का होता है अपने कैरेक्टर के साथ, मैंने बहुत कम देखा है। ऐसे लोग हैं बट नहीं के बराबर है, ठीक है ना। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि कहीं कहीं मैं वैसा माहौल ढूंढता हूँ। यही बात जो अपकमिंग जो आपका क्वेश्चन था, मैं कहता हूँ आओ, स्वागत है। एकदम ऐसा इश्क लेके आओ, लैला मजनू वाला जो मैंने कहा था आपको। एकदम अपने काम को इस तरीके से प्यार करना जैसे मजनू लैला को करता था, तुम्हें लैला ज़रूर मिलेगी। नहीं, इश्क वैसा होना चाहिए। बहुत कुछ देखना पड़ेगा तैयार, क्योंकि आपके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप सिर्फ प्रतिभा का एक टुकड़ा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जिसकी बहुत कद्र नहीं है, उसको भी डेवलप होते होते, नोटिस होते होते एक वक्त लग जाता है, क्योंकि आप किसी बैकग्राउंड से नहीं आए। तो लगे रहिए, लेकिन इश्क अगर असली है, शानदार है, जानदार है, तो लैला मिलेगी।
परसिस्टेंस। परसिस्टेंस। आपने कई बार मेंशन किया आप तो गोरखपुर से हैं तो जब वो छोटे शहर से जब वो छोटे शहर का शांतनु ने डिसाइड किया कि अब मुझे बम्बई जाना है या मुझे लखनऊ जाना है, पढ़ाई करना है, मुझे एक्टर बनना है, आपके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? जाहिर सी बात है, बड़े शौक में थे, पगला गया है। और आ, हम लोग का मैंने कहा ना, हम लोग 7 भाई बहन थे, जिसमें नालायक मैं ही निकला हूँ, बाकी सब लायक हैं। लायक इन द सेंस कि बड़े भैया थे, वो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी। दूसरे वाले भैया एडवोकेट हैं। तीसरी बहन शिक्षा शास्त्र की प्रोफेसर हैं। चौथी मेडिकल लाइन में है। और जो मेरा छोटा वाला है वो प्रोफेसर है समाजशास्त्र का, अयोध्या में, ऑथर भी है। सो अगर ये पूरा सेटअप देखें तो उसमें मैं नालायक हूँ। उस पूरे सेटअप में कोई भी दुनियादारी जानने वाला आदमी कहेगा कि आदमी नालायक निकल गया अपने परिवार में, और मैं खुद भी मानता हूँ मैं नालायक निकल गया। नालायक इन द सेंस कि जो कुछ जो ख्यालों में था, ख्वाबों में था कि कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, यहाँ आने के बाद पता चला नहीं, हम जिस समाज में आए, समाज के अलग से नियम हैं, वो मुझे अलग से सीखने पड़ेंगे। यहाँ पे पाँव जमाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और लगेगा, टाइम लगेगा। मैं जानता हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने काम में, आई नो। लगेगा, लग रहा है, लगेगा, दांव लगेगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दांव लगेगा। डर नहीं लगता? नहीं, असल में इतना कुछ देख लिया है, डर निकल गया है। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ऐसा कौन सा मुश्किल था जिसने आपको पूरा पलट दिया? ये तो मैं हर दिन फेस करता हूँ, मुश्किल किस दिन नहीं है। एक ऐसा है जो आप बोल सकते दिस वाज द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ? ये मुझे बिल्कुल अभी, क्योंकि ये हम लोग के पेशे में इतना गुथा हुआ है, ये डार्क एंड लाइट, बड़ा एक पर्टिकुलर मोमेंट बता पाना बड़ा मुश्किल है। कि क्योंकि आए दिन ऐसा हादसा होता रहता है। कभी कभी लगता है कि ये तो मेरे पास ही आने वाला है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं। ये रोल मतलब? हाँ, रोल मैं काम की ही बात कर रहा हूँ, और पता चला नहीं है। चारों तरफ से सारे इशारे, काम, ये वो सब ये इशारा कर रहे हैं, दिस इज योर्स, तो पता चला नहीं, कुछ खेल हो गया उस बीच। तो शौक लगता है, ये क्या हो गया। पॉलिटिक्स होती है? होती है साहब, क्यों नहीं होती, होती है। वो आपको पता नहीं चलती, बस बाद में पता चलती है जब चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ता है, आपको ये कहीं कहीं मानना पड़ता है, भैया देखो तुमने अपना कर्म कर, वही गीता वाली बात यहीं पे आ जाती है, तुम अपने कर्म के जिम्मेदार हो, फल छोड़ दो, फल आपके हाथ में नहीं। ऐसे कोई एक्टर है जिन आपका रोल अधिकतर उनको चला गया हो? 3-4 रोल पंकज त्रिपाठी ने छीने हैं मुझसे। मुझे बताया गया बात में कि आपको हटा करके पंकज को लिया गया, बिकॉज इज टुडे इज द नोन फेस। तो बाजार में एक उनकी भी, मेकर्स की भी शायद ये विवशता होती है कि हम ये कैसे, ये हमारी फिल्म को बेचने में या दर्शक को जुटाने में कितना ऐड करेंगे। तो उनकी अपनी अलग गणित है। इसलिए मैं कहता हूँ टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। और इसमें आपकी वो बात भी आती है जो इंस्टाग्राम के बारे में आपने बताई है, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, सीरियसली सोच रहा हूँ। ये समय की मांग है, और समय के साथ बदलना भी जरूरी है। हाँ, मैं उसे भी टेक्नोलॉजी वगैरह में, इसमें थोड़ी सी मेरी फीस माफ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न, जिससे मिलता है हम भाई ये सिखा दे यार, मेरे को ये सिखा दे, कैसे होता है। ये मोबाइल में ही इतने फीचर होते हैं, हमको पता ही नहीं है। हमको केवल मैसेज डालना और फ़ोन रिसीव करना और कट करना आता है, बस। ये ओल्ड फैशन, टोटल ओल्ड फैशन। आपको एक्टिंग का इंस्पिरेशन कहाँ से आया?
व्हाट वाज द मोमेंट जब आपको लगा नहीं यार मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे एक्टिंग करना है? आ, मैं धर्मेंद्र का बहुत फैन था और मेरे शहर में एक सिनेमा हॉल था, माया चित्र मंदिर। तो मैंने काफ़ी मार भी खाई है उनकी फिल्मों को देखने के लिए। और फादर ने मुझे घड़ी ला के दी थी और वो टिकट लेने के चक्कर में 90 पैसे की टिकट मिलती थी, थर्ड क्लास की। तो उसमें बड़ी भीड़ होती थी और उसमें बुक में हाथ डालना पड़ता था, तो कई हाथ एक साथ जाते थे 90 पैसे की, और उसमें टिकट नहीं मिलती तो उसमें ठप्पा मार देते थे। तो मुझे वाह। याद है एक फिल्म देखने गया था और उस धक्का मुक्की में जो है ना, टिकट लेने के चक्कर में ये गिर गया था। वो पकड़े गए फिर बाद में, ठुकाई हुई। तो मालूम नहीं, शायद बीज वहीं से कहीं पड़ा है। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ से ये बीज पड़ा है, क्योंकि हमारे हमारे परिवार में दूर दूर तक 10 पुश्तों तक कहीं कोई कला संस्कृति से कोई रिश्ता ही नहीं है। एक्टिंग तो छोड़ दीजिए, साहित्य से भी कोई लेना देना नहीं है। ओह। उनको शायद अमृता प्रीतम का नाम भी नहीं मालूम होगा मेरे परिवार वालों को। आज भी मतलब आप आज भी नहीं पता होगा उनको। उनको समाजशास्त्र की किताब पूछ लीजिए, आप उनको अर्थशास्त्र की किताब पूछ लीजिए, शिक्षा शास्त्र की किताब पूछ लीजिए, मेडिकल के बारे में कुछ पूछ लीजिए, वकालत के बारे में पूछ लीजिए, दे आर वेल इक्विप्ड। लेकिन साहित्य के बारे में, इसलिए मैं कहता हूँ मैं नालायक निकल गया। एक्चुअली वो ज़माना भी ऐसा ही था। टीचिंग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉ, बस यही कुछ फील्ड थे जिनको इम्पोर्टेंस दिया जाता हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज समय बदला है थोड़ा सा, आज उन्हीं का नजरिया मेरे प्रति बदल गया है, बट स्टिल आपका अच्छा करते रहना बहुत जरूरी है, बहुत। शांतनु जी, ईदर यू आर अ बॉर्न एक्टर और नॉट, ये बात कितना सच है? नहीं नहीं, बॉर्न एक्टर वगैरह, बॉर्न एक्टर क्या होता है? आपका इंटरेस्ट आपको बनाता है, और फिर जब इंटरेस्ट होता है तो आप उस दिशा में काम करते हैं, अपने आप को मांचते हैं, आप होते हैं So, बॉर्न एक्टर। मालूम नहीं लोग क्यों कहते हैं बॉर्न एक्टर, पता नहीं बॉर्न क्या होता है, बॉर्न से तो कुछ होता ही नहीं। जैसे शाहरुख खान को हम जानते हैं कि he came where he came from and आज you know he's King Khan, he's तो known आप as कहेंगे वो बॉर्न एक्टर बादशाह। हैं, वो बॉर्न एक्टर हैं। उन्होंने अपना, हो सकता है अपना स्किल बहुत माजा हो काम करके। बिल्कुल। कैसे पता चलेगा ये हमारे घर में सुपरस्टार पैदा हुआ है, बहुत बढ़िया अभिनेता पैदा हुआ? किसी बच्चे को देख के आप कह सकती हैं? तो फिर हाउ कैन यू से ही और शी इज अ बॉर्न एक्टर? So then what is actor? Who is actor? एक्टर की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। मैं तो कम से कम अ, असक्षम हूँ ये बताने के लिए कि एक्टर क्या होता है। मैं सिर्फ अपने अनुभव से एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि एज एन एक्टर मैं जो विभिन्न किरदार निभाता हूँ, आप अपने जीवन में डॉक्टर नहीं बन पाते, वकील नहीं बन पाते, जज नहीं बन पाते, गाना नहीं गा पाते, सिंगर नहीं बन पाते। एक्टिंग आपको ये स्कोप देता है कि आप ये सारे सपने पूरे कर लीजिए, सारे सपने। इससे मुझे सलमान खान की भारत मूवी याद आ गई जिसमें उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। सो ये कहीं न कहीं वो जो कमरे खाली रह गए हैं उसको ये भरने का काम करता है, मुझे लगता है, ये मेरा जो अनुभव है। और जैसा मैंने कहा कि एक्टिंग की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, सब लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई इसकी निश्चित परिभाषा है जिससे लोग सहमत होंगे, क्योंकि उसकी कोई निश्चित परिभाषा है ही नहीं। मैं इस पे आपको एक कविता सुनाता हूँ, कलाकार होता क्या है। हमारे मित्र हैं पवन कुमार जी, उन्हीं की लिखी हुई कविता है ये, और मुझे लगा ये बहुत ही प्रॉपर रहेगा कि मैं वो कविता यहाँ पे पढ़ूँ। मैं आपको सुनाता। दुनिया के दुर्दिन के मारे, थके हारे दीन बेचारे, आंसू अपने जहां कछारे, दुख के गहरे सागर खारे, ऐसे नद में नाव हंसी की खेता हूँ, ऐसे नद में नाव हंसी की खेता हूँ, भाण नहीं अभिनेता हूँ। मेरी अद्भुत लेनी देनी,
मेरी अद्भुत लेनी देनी, सुकून के बदले लूं बेचैनी, सुकून के बदले लूं बेचैनी, अपने तन का ढोल बजाऊं, तेरा मंगलाचार मैं गाऊं, सुख बेचता हूं, दुख का क्रेता हूं, सुख बेचता हूं, दुख का क्रेता हूं, भाण नहीं अभिनेता हूं। कभी कभी ये भी लगता है मेरे को, जो आजकल के हालात हैं उसमें लगता है जी, आप देखते हैं ठेले पे सब्जी वगैरह डाल करके लोग घूमते हैं, भाई नेनुआ ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्जी 20 रुपये किलो। कभी कभी लगता है ऐसे ही एक्टरों का भी एक दिन ठेला निकलेगा, बोले भाई एक्टिंग करवा लो, नचा लो, गवा लो। आजकल इन्फ्लुएंसर एजेंसीज जो होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करते हैं, जिसमें एक्टर्स भी होते हैं और काफ़ी जो आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, सो यही हो रहा है हाँ बिल्कुल, आपको। यही बस उनके ठेले कुछ अलग तरीके के हैं हाँ, बस। एक इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट है, एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है। बिल्कुल। ये देखिए होता क्या है, मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है, आप एक मर्तबा आपकी पहचान बन गई, आपके काम से कोई ऐसा काम आ गया जिसने आपकी पहचान, ये सब लाइन में कतार में आप खड़े हो जाते हैं, सबको था, ये मौके की बात है, जस्ट मौके की बात है। इतने साल एक्सपीरियंस के बाद भी आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं। बिल्कुल देने पड़ते हैं। मैंने बोला ना, मैं अंधों को लालटेन बेचने का काम करता हूँ, कितना मुश्किल काम है सोचिए। अंधे के लिए लालटेन की क्या उपयोगिता है, क्या यूटिलिटी है? अरे ऐसे ऐसे ऑडिशंस देने पड़ते हैं कि जिसको आप नींद में भी उठा के कोई कहेगा ना कि ये कर दो यार, तो आप कर दोगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, आपका पुराना काम देख करके उनको समझ में नहीं आता। जैसे मैं अपने एक्टर के साथ करता था, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं तुमसे बढ़िया काम ले लूँगा। लेकिन यहाँ की ग्रामर अलग है, इसीलिए एक्टर भी वक्त के साथ जब बदल जाता है तो लोग कहते हैं यार ये तो बदल गया। तो मेरे मन से आता है, मुझे भी लगता था यार एक्टर बदल क्यों जाते हैं जब उनका समय आता है, फिर मुझे बाद में समझ आता है यार वो बदले नहीं तो क्या करे। बिल्कुल। अगर एक्टर्स आज बदल जाते हैं, आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं तो क्या गलत, आपने उठाया था क्या उसको, जब वो आपके पास फ़ोन करता था आपने फ़ोन उठाया था क्या? सो बड़ा अजीब सा खेल है यहाँ पे, और इसीलिए एक सिंसियर एक्टर लगा रहता है उस दिन के लिए जब मालिक उस पर रहम करेगा। मैं भी उसी में हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मैं वैसा नहीं हूँगा, मैं वैसा नहीं हूँगा, मैं अपने जैसा रहूँगा। मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, मैं कह दूँगा स्नेहा आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, लेकिन मैं बहुत हम्बली कहूँगा, ऐसा नहीं मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊँगा। दिस व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो। आपका लिटरेचर के साथ काफ़ी कनेक्शन है, जो मैंने आपसे बात करके भी समझा है, जितना हम थोड़ा बहुत बात भी कर पाए हैं। आपको क्या लगता है कि एक्टर को लिटरेचर कितना कॉम्प्लीमेंट करता है? बहुत ज़रूरी, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप, जैसे मैं हिंदी में काम करता हूँ, अगर मुझे मेरा कमांड हिंदी भाषा पे है तो इट वर्क्स फॉर यू। बहुत मरतबा हम लोगों के पास स्क्रिप्ट आती है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, हम पढ़ करके हम डायरेक्टर से पूछते भी नहीं हैं, हम खुद ही ठीक करके बोल देते हैं, खुद ही ठीक करके बोल देते हैं, डायरेक्टर को पता ही नहीं चलता है। और अगर आप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इफ़ यू आर इन द मोमेंट, कोई लाइन आगे पीछे हो गई या कोई लाइन नहीं बोली लेकिन वो आपके दिमाग में है तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं, डायरेक्टर को ये भी पता नहीं चलता इस आदमी ने स्क्रिप्ट की 2 लाइन बोली ही नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से कही गई है कि पूरा का पूरा मैसेज कन्वे हो जाता है। कन्वे हो गया। वो लाइन उस वक्त बोलते वक्त ध्यान नहीं आई, लेकिन सिंस आई एम अवेयर ऑफ द कंटेंट, ये सीन में कहना क्या है, करना क्या है, हर लाइन को बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। विजुअल मीडियम है ना, आप जब फील करते हैं लाइन को, दिखता है, कैमरा पकड़ता है उसको, और हर चीज़ अगर कह के बताई गई तो क्या बताई गई। अच्छा, सो फिर एक्टिंग में वर्ड से ज़्यादा ऑफ कोर्स हम जानते हैं बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है, बट मुझे आज पता चला कि आप स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हो, आप उसे अपने खुद के शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करते हैं। नहीं नहीं, हर जगह ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोग अच्छा। बहुत ये कहते हैं नहीं सर आप जैसा लिखा है वैसा पढ़िए, ओके। तो हम भी ये मानते हैं कि राइटर ने अगर लिखा है तो कुछ सोच करके लिखा होगा,
लेकिन हर हर केस में ये बात सही नहीं होती है। कुछ केसेस में एक्टर्स उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपनी तरफ से ऐड करके, अपनी तरीके से, और कुछ डायरेक्टर्स इसको वेलकम भी करते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है, आप जो सोच रहे हो, जो लिखा है उससे बढ़िया है, तो अलाउ भी करते हैं उस चीज़ को। लेकिन कुछ लोग अलाउ नहीं करते हैं इस चीज़ को कि नहीं, जो लिखा है वही बोलिए, उसमें वो छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी ये टिफ होता है हाँ? राइटर, डायरेक्टर, एक्टर के बीच में? नहीं, मैं थोड़ी पहले करता था, नया नया था, फिर मैंने कहा नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। मैं कहीं न कहीं मानने लग गया, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, ये मूर्ख तो नहीं है ना भाई, मूर्ख तो नहीं, इन्होंने भी कुछ सोचा होगा। अगर वो एग्री नहीं कर रहे हैं, लिव लिव इट, मूव ऑन, जो कह रहे हैं वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि टसल की बात नहीं है, फाइनली इट इज़ द क्रिएटिविटी। हम काम के लिए आए इकट्ठे हैं, झगड़ा करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं चलता है तो ऐसे सही, दिक्कत, क्योंकि ये आपका काम है। तो तो आप उसमें एंड गोल ये सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए rather than बस trying to prove बस yourself? और मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ अपने काम को लेकर के, कि मैं चाहता हूँ कि काम जो मेरा हो बहुत अच्छा निकल के आए। तो मैं थोड़ा सा पूछताछ करता हूँ, इंक्वायरी करता हूँ मैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या किरदार है, दिस दैट। हाँ, कुछ लोग को शायद ये बातें शायद अच्छी भी नहीं लगती होंगी, यार कितना ये एक्टर सर खाता है, शायद सोचते होंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई फीलिंग। क्योंकि पहले जो डायरेक्टर हुआ करते थे वो कहीं कहीं कहते थे, यार सवाल कौन करता है, जो सोचता है किरदार के बारे में। आप सोचोगे तो सवाल आएंगे ना, क्योंकि आप किस तरह का सवाल कर रहे हो उसी से पता चल जाएगा हाउ डीप योर क्वेश्चन इज। और ये डीप क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो, ये कहाँ से आता है? जब आप डीप गए हो, ये तो आएगा कहाँ से? तो आपके सवाल में आपकी सेंसिबिलिटी छुपी हुई है। वो थोड़ा मैं देखता हूँ आजकल वैसा कुछ नहीं होता है। सब लोग एवरीबडी वांट्स टू प्ले सेफ, कि गए अपना काम किए, डायरेक्टर खुश है, आप खुश हैं, ठीक है। हर जगह मुझे लगता है क्रिएटिविटी की नहीं होती, हर काम भी क्रिएटिविटी का नहीं होता, लेकिन क्रिएटिविटी अपने तरीके की होती है हर काम में। वो आपके लिए काम न करती हो, लेकिन सामने वाले के लिए काम करती है, तभी तो वो बना रहा है, नहीं तो क्यों बनाता है? बहुत सही कहा आपने, हर काम में क्रिएटिविटी होती है। हर काम में होती है। आप कितना उससे एग्री करें, डिसएग्री करें। अब वो, मैं वहाँ डिसएग्री करने के लिए नहीं गया हूँ, किसी फिल्म में काम कर रहा हूँ, ये उनका कॉन्सेप्ट है, उनका इंटरप्रिटेशन है। मैं तो एक रोल करके चला जाऊंगा, वो तो पूरी फिल्म को देख रहे हैं ना। तो पहले ये सब करता था, अब नहीं करता मैंने कहा ठीक है, सबका अपना एक विजन है, ठीक है, बढ़िया है, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आएगा वो जब दौर आएगा जहाँ पे चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी, तब देखेंगे। अभी आज का जो सिचुएशन है, गो विद द विंड। आपने थिएटर्स हो, फिल्म हो, आपने काफ़ी बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है। कुछ ऐसे फाइन आर्टिस्ट जिनके साथ आपको काम करके बहुत मज़ा आता है एंड आपको एट द सेम टाइम वो कंपटीशन भी फील होता है, एक हेल्दी कंपटीशन, कि मुझे भी और अच्छा करना है, मुझे भी इनसे ये सीखना है? ऐसे बहुत एक्टर्स हैं, बहुत, एक नहीं कई एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हैं जिनसे सीखने को मिलता है। मैं अमिताभ बच्चन का नाम यहाँ पे इसलिए लूँगा, फिल्मी नाम है। बच्चन साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए कॉन्फिडेंस एक आता भी सक्सेस से है। सक्सेस जब आती ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप खांस भी देते हो ना तो बोलेंगे क्या स्नेहा, क्या खांसा है। सही बात। और अभी खांस देते हैं, बोले बताइए पॉडकास्ट चल रहा है, खांस दी। ये फर्क होता है, इसी को वक्त बोलते हैं। आपकी आपकी आपका कुछ भी करना अदा कहलाती है तब, और जब तक आपका वक्त नहीं होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो बच्चन साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जिस ईज के साथ वो सीन करते हैं, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। उनसे एक चीज़, ये कॉन्फिडेंस, जब वो, हालांकि वो कुछ भी कर देंगे, उनके लिए पूरी यूनिट वेट करेगी, सब करे, उनको क्या नहीं हासिल है, हाँ, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हमें इंस्पायर करता है। मैंने उन फिल्मों को भी देखा है,
जब स्टार नहीं थे बच्चन साहब, शुरुआत की 13 फिल्मों में, मैंने मुझे वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं दिखा। जंजीर के बाद वो कॉन्फिडेंस बहुत दिखा, गजब का दिखा, वो आज तक दिखता है। ये सोशल मीडिया के ज़माने में थिएटर्स के फुटफॉल्स कम हो गए हैं, और देयर सम अदर रीज़न? आजकल एक चला हुआ है, एक सिलसिला चला हुआ है, हर कोई थिएटर कर रहा है, हर कोई थिएटर कर रहा है। हाँ, मेरे पास व्हेन आई से थिएटर, मैं ये कहना चाह रही हूँ मूवी थिएटर। अच्छा, ओके, मूवी अच्छा, थिएटर जो है, मूवी हाँ। थिएटर, हाँ, असर तो पड़ा है, असर तो पड़ा है। बट इसका एक असर ये भी पड़ा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बहुत लोगों को मौका दे दिया है। बहुत लोगों को मौका दिया है, एंड दे ऑल शुड बी थैंकफुल टू कोविड। कोविड से Totally. पहले ओटीटी था कहाँ? बिल्कुल भी जब नहीं। 2.5 साल लोग घरों में बंद थे, तो सिनेमा हॉल तो बंद ही थे, तो फोन ही देखते थे, उसमें ओटीटी की निकल पड़ी बस। और कुछ ऐसे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल गई जिनको शायद हम हार्डली कभी हाँ, देख बिल्कुल पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कितने अच्छे एक्टर्स हैं, और कितने अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जेन्युइनली कितने अच्छे बिल्कुल देखने एक्टर्स की हैं। इच्छा करती है, बहुत अच्छे। मतलब उतने से अच्छे एक्टर्स तो सिनेमा में रेयर दिखाई देते हैं जो ओटीटी में दिखाई देते हैं। बिल्कुल, मतलब ठीक है ना? इस वजह से भी शायद अब मूवी थिएटर्स जाने का मन नहीं करता है। और जिस तरह की ग्रामर हो गई है फिल्म मेकिंग की, ये भी वजह है कि हमें अच्छी फिल्में नहीं देखने को मिल रही। मैं हमेशा कहता हूँ, जिन भी हमारे जो प्रोड्यूसर दोस्त हैं, डायरेक्टर दोस्त हैं, जब उनसे ऐसी कोई चर्चा होती है तो मैं कहता हूँ यार, जो 300-400 करोड़ की जो फिल्में बनाते हैं वो 4 शो भी नहीं चलते, कोई रेयर चल गई, ठीक है ना? कई फिल्में ऐसी मिसाल हैं जो 400 करोड़ में बनी और बड़े बड़े स्टार हैं, 4 शो नहीं चली हो। हम कहते यार वो 400 करोड़ में तुम 40 फिल्में बना लो यार, 20 छोटी छोटी फिल्में बना लो जिसमें कंटेंट हीरो हो, उससे लोग हीरो बने, उससे अमिताभ बच्चन पैदा हो। मुझे लग रहा है अब ओटीटी ने वही किया है, कंटेंट हैज क्रिएटेड हीरोज। हाँ, लेकिन ये थिएटर में भी करें, इसमें पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे टिकट, सरकार का सहयोग, थिएटर मालिकों का सहयोग, हाँ, जो पॉपकॉर्न में खर्चा जाता है कि यहाँ से ही आपको खरीदना है, पता चला टिकट का दाम जितना नहीं है पॉपकॉर्न का, वही ये है थोड़ा आजकल। इतना अफोर्डेबल बना दो कि जहाँ पे लोग फिर से थिएटर में जाना शुरू करें। एक ऐसा मैकेनिज्म आप डेवलप करें, और फिर आप छोटी फिल्में बनाइए जिसमें आप कहानी लीजिए, उन कहानियों से पता चले कि हाँ, स्नेहा करवट हमारी अगली स्टार, क्या बढ़िया काम किया स्नेहा। ऐसा जब तक कि 400 करोड़ की फिल्में बनती रहेंगी तो स्नेहा का नंबर कब आएगा? आप टैलेंटेड होते रहो, अपने घर में रहो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब 20 करोड़ की पिक्चर बनेगी, 15 करोड़ की पिक्चर बनेगी, तो उसमें स्नेहा अगर अच्छी है तो चांसेस आर ब्राइट, और यू नेवर नो, एक पिक्चर आपकी चल गई रातों रात आप रातों स्टार बन रात। जाते हैं। हाँ, हर फ्राइडे राजा और रंग की कहानी, हर फ्राइडे। इतना ही तो खेल है। स्नेहा तो वही है जो पहले थी, और स्नेहा बाद में भी वही रहेगी, वक्त सिर्फ थोड़ा सा बदल जाता बदलता है। है। वाह, क्या सही कहा है आपने। अमिताभ बच्चन की बात ली जाए, जो आपने कहा कि आपने उनके जब मूवीज देखे और एक पॉइंट के बाद दिखा, वाह कॉन्फिडेंस क्या सोर हुआ। बट आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सक्सेस से आता है, और कि एक्शन लीड्स टू कॉन्फिडेंस? दोनों बातें, ओके। दोनों बातें। एक्शन लीड्स टू सक्सेस, ठीक है ना? लेकिन सक्सेस आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। जैसे दिलीप कुमार साहब हैं, वो जब कोई सीन करते थे, एक इजीनेस, उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता था, बैठ जाते थे कुर्सी पे, ऐसे ही लगता ही नहीं था कि कोई सीन कर रहे हैं, इतना इजी। ये कंफर्ट जोन जो होता है ना आपका, ये सिक्योरिटी से आता है, सिक्योरिटी से, कॉन्फिडेंस से, सक्सेस से, इन तीनों का जो एक मिला जुला मिश्रण है, उससे आता है। और जब वो आता है ना, तब आप बहुत कुछ मेंटली फिजिकली इस पोजीशन में होते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर पाएं। मेरी बात से हो सकता है कुछ लोग एग्री ना करें, लेकिन इसका रोल होता है। मैं ये मान नहीं सकता कि आपके सक्सेस का कोई रोल नहीं होता है। आप बहुत कुछ आपका जो उस वक्त मेंटलिटी होती है, जो आपका जोश होता है, आप सिक्योर होते हैं, तो आप जोखिम लेने के उसमें रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ऐसे में बड़ा, और सारा भार नए पे ही होता है। जब आप किसी कोई नए को कास्ट करते हैं
तो कहते हैं गुरु बस छा जाना, बस तुमको मौका मिला है, छा जाना। मैं तो ऐसे भी देखा, छा जाना। हीरो से उतनी उम्मीद नहीं है जितनी स्नेहा से है, ऐसा भी है। हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं, हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यस, सक्सेस का अपना रोल है। सक्सेस आपके चेहरे पे दिखाई देती है साहब, आपके चेहरे से झांकती है। आप चेहरा देख के बता दोगे इज अ सक्सेसफुल मैन। हालांकि सक्सेस की भी अपनी परिभाषाएं होती हैं। आप अपने जोन में सक्सेसफुल हैं, मैं अपने जोन में सक्सेसफुल। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म ऑफ दिस सक्सेस Yeah. जिसकी हम बात The कर रहे knowing. हैं, नोइंग। या फेम। एक्टिंग की जब हम बात करते हैं, इतने मेमोरी, इतना आप लोग डायलॉग मेमोराइज करते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप डायलॉग भूल गए एंड मोमेंट यू फ्रोजन ऑन स्टेज और ऑन स्टेज? ऐसा होता है कभी कभी। जो मूवी में तो फिर भी आप कट कट करके कर रहे हैं, हाँ, तो या- वो होता ही है। ये भी बता दूं, जितना बड़ा स्टार उतनी ज़्यादा रिटेक्स, ये भी बता, क्योंकि उनका बहुत सारा स्टेक पे लगा रहता है ना कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारा आपका शॉट होगा थोड़ा 19 भी होगा, ओके कर देते, तो ये भी होता है। अगेन सक्सेस जो मैंने कहा, तो ये है, ये गुथा हुआ है, कोई बहुत नई बात नहीं। आ, क्या सवाल किया था आपने, मैं भूल गया। कि आप कभी इतने बड़े बड़े जो डायलॉग्स होते हैं आप बाय हार्ट करते हैं, थिएटर के लिए प्रैक्टिस करते हैं, बट स्टेज पे जाते हैं कभी कई बार ऐसा हुआ है कि आप भूल गए हैं, ब्रेन फ्रीज हो गया? मेरे साथ तो How do you handle it? ईश्वर की कृपा से आज तक ऐसा हुआ नहीं। और कभी कभी ये होता है कि आप बोल रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं, ऐसा हुआ था एक बार, ब्लैंक, तो ऐसे में मैं थोड़ा मूव लेकर के इधर उधर, होता है पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, फिर उसको मैं कवर अप करता हूँ। मैं यहाँ से आई डोंट फेस ऑडियंस देन, ओके। और मैं कुछ मूव लेकर के पीछे चला जाऊंगा ऑन स्टेज एंड आई विल ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स। बट वो लिंक ब्रेक नहीं करता? नहीं, ब्रेक नहीं करते हैं। उसके बाद एक्टर्स को मैं ये भी कहता हूँ, मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे एक प्ले मैं कर रहा था शंकर शेष का छलिया, पृथ्वी थिएटर में, तो मेरी जो एक्ट्रेस थी मेरे ऑपोजिट थी, वो लाइन भूल गई। बहुत इंटेंस सीन चल रहा था, अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं सामने वाली खड़ी हुई ऐसे, हम लग गया, मन में सोच गया, प्ले तो गया, भूल गई। फिर अब उसको फिर मैंने कहा ये भूल गई, प्ले कट, क्या जाओ यहाँ से, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, और जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए आ जाना। मैं समझ गया था लाइन भूल चुकी है, क्योंकि मैंने कहा इससे पहले कि फंबल करे, ये करे, ये करे, चोरी पकड़े, क्योंकि दर्शक जो देख रहा है ना, उनको पता थोड़ी कि नाटक क्या है, वो तो सब पहली बार देख रहे हैं। उनको हो सकता है जो मैंने कहा है ये भी पार्ट ऑफ द ड्रामा हो, उनको लगे। हाँ। यही पर्पस होता है उस टाइम, यही होशियारी है कलाकार की, कि दर्शक को ये आभास नहीं होना चाहिए कि वो लाइन भूल गया, उनको लगना चाहिए कि सब दिस पार्ट ऑफ ड्रामा। थोड़ा सा पैच आता है, कहानी एक चल रही है, आप भूल गए, एक पैच आता है, अचानक बात चल रही है, जाओ जाओ। अब ये भी आप लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सीन लेंगे। हमने गुस्से में कह दिया जाओ निकलो तुम, क्योंकि वो इंटेंस सीन था, मैं नाराज हो रहा हूं, मैंने कह दिया तो ये मैच कर गया। मान लीजिए कॉमिक सीन है, मान लीजिए कोई इमोशनल सीन है, आपको फिर उसका तोड़ उसी हिसाब से निकाल। काफी बार सक्सेस की परिभाषा, ये शब्द का इस्तेमाल किया, आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है? मैं बोल पा रहा हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, थोड़े बहुत लोग मैं खा पा रहा हूँ, मैं पहन पा रहा हूँ, मेरे सर के ऊपर ईश्वर ने छत दे रखी है, तो मैं एक लेवल पे अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत और सक्सेसफुल मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरे पास आज है वो करोड़ों के पास नहीं है। हमेशा ऊपर देख के चलना ठीक नहीं है, कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए कि ईश्वर ने तुम्हें क्या दिया है जो बहुतों को नहीं दिया। बिल्कुल। कोशिश कर रहे हो ना तुम, कोशिश करते रहो, लेकिन जितना भी ईश्वर ने दिया है तुमको, बी थैंकफुल टू, शुक्राना जरूर करो आप ईश्वर का, जो भी आपके पास है
मुझे किसी ने कहा था, मैं यहाँ पे एक कहना चाहूँगा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम बहुत अमीर हो? हाँ, तुम एक काम करो, घर जाओ। उस दिन मुझे समझ में आई बात कि अपने दोनों हाथ बांध दो और आंख पे पट्टी बांध दो, और जिस घर में तुम रहते हो उसी घर में चलो, जबकि तुम्हें पता है कौन सी चीज कहां रखी है। और तुम ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे तुम्हारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी है। जब 1 घंटे बाद भाई साहब आप पट्टे खोलोगे, हाथ खोलोगे ना, तो पता चलेगा कि आप कितने धनी हो, कि आपको दिखाई देता है आपको ईश्वर ने 2 हाथ दे रखे हैं। आप सोचो उनका जीवन क्या होता होगा जिनको दिखाई नहीं देता, जिनके पास हाथ नहीं है। सक्सेस वही नहीं होती कि आपके पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, वो भी जब होनी होगी हो जाएगी। काम कर रहे हैं आप, हो जाएगी। सबका अपना प्रारब्ध है। वही जो कहते हैं किस्मत होती है, किस्मत होती है, हाँ, ऊपर वाला किस्मत लिखता है। कोई ऊपर वाला है? अब क्या आपको क्या लगता है, ऊपर वाले ने कोई मुंशी रखा है जो आपकी खोपड़ियां खोल खोल कर उस पर किस्मत लिखता है? लोग कहते हैं ना, मैं तो बचपन से सुनता रहा हूँ, भैया किस्मत में नहीं था, किस्मत में नहीं था। मालूम नहीं, किस्मत का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया मुझे आज तक। कोई नहीं बैठा है जो आपकी खोपड़ी खोल करके उसमें आपकी किस्मत लिख रहा है कि आज तुम गड्ढे में गिरोगे, आज तुम्हारी लॉटरी लगेगी। कहीं नहीं। आपको अपनी किस्मत रोज रोज लिखनी पड़ती है। कोई नहीं लिखता, आप लिखते हैं अपनी किस्मत। हाँ, कभी कम पढ़ पाते हैं आप अपने एफर्ट्स में, कभी ज्यादा। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं सिचुएशन पे, व्हाट इज हैपनिंग विद यू। तो फिर अगर जैसे इब्राहिम अलकाजी आपके मैम भी गुरु हैं, नसरुद्दीन शाह के भी गुरु जी। हैं, तो कैसे 2 दिग्गज, मेरे लिए आप भी एक बेस्ट ऑफ एक्टर हैं, नसरुद्दीन शाह जी भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, 2 बड़े एक्टर्स एंड 2 अलग अलग नसीब, अलग भाग्य, कैसे? ट्रेन फ्रॉम टाइमिंग, द सेम गुरु। टाइमिंग, परिवेश, एफर्ट्स, इन सब का रोल है। नसीर भाई जब आए होंगे तब तो मैं शायद, मालूम नहीं, हापड़ में रहा हूँगा शायद। तो वो तब आए, तब सिनेमा का एक अलग दौर था। आए, और हालांकि नसीर भाई हमेशा कहते हैं ना, मेरी शक्ल सूरत नहीं थी हीरो बनने की, दिस दैट वो, लेकिन टैलेंटेड तो थे, टैलेंटेड थे। और एक अच्छी शुरुआत हुई उनकी, मेरा ख्याल है श्याम बेनेगल से उन्होंने शुरुआत की। तो एक बिल्ली की गले में एक मर्तबा कोई घंटा बांधने वाला चाहिए, फिर वो टन टन होती रहेगी, बिल्ली चलेगी टन 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 टन, और जब टन टन होगा तो लोग सुनेंगे। वो टन टन होनी बहुत है। तो वो दौर कुछ और था। जब हम थिएटर करते थे तो फिल्में हमारे पास भी आई, तब थिएटर का नशा चरस से भी बुरा होता है स्नेहा, मैं बता रहा हूँ। आई हैव टेस्टेड इट। आज मैं डर के मारे, इतने दोस्तों के फोन आते हैं कि शांतनु भैया हमारा शो है, आ जाओ देखने के लिए, मैं डर के मारे नहीं जाता हूँ। अब डर कैसा कि यार उस थिएटर देखने के बाद वो कुलबुलाहट मस्ती, यार नाटक एक करना चाहिए, अब एक नाटक हो जाए। लेकिन मैं 1 महीना दे नहीं सकता नाटक को, और बेईमानी थिएटर में चलती नहीं। ये कोई कैमरा नहीं है जहां पे आप कट कर लोगे, वहां तो 1 टेक हैज टू बी ओके। इसलिए करते नहीं, और डर के मारे जाते नहीं देखने के लिए। तो वो दौर कुछ और था। फिर सबका अपना प्रारब्ध है। एक दौर ऐसा था जहाँ पे कुछ ऐसे मेकर्स थे जिनके लिए शक्लें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। आप देख लीजिए श्याम बेनेगल की, मणि कौल, और भी कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम याद नहीं आ रहा है कि मुझे, तो उनकी फिल्में देख लीजिए आप, कोई चॉकलेटी आदमी मिलेगा ही नहीं आपको, सब ऐसे ही आड़ी तिरछी शक्लें वाले मिलेंगे, लेकिन टैलेंटेड लोग। और ऐसा ही होना चाहिए। और जो अब ओटीटी कर रहा है, ओटीटी में हो रहा है, अब तो मेकअप भी नहीं करते हैं लोग, कितने लोग तो मेकअप ही नहीं करते हैं। हाँ, आई थिंक साउथ की भी एक एक्ट्रेस है हु इज फेमस नॉट टू डू मेकअप एंड बी पार्ट ऑफ द मूवीज। तो जिस दिन ये बात हो जाएगी यार, एक्टर या एक्ट्रेस कैसी है ना, उस दिन मसला बदल जाएगा। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है, आई एम वेरी पॉजिटिव की चीज़ें बदल रही हैं और बदलेंगी। और मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये आपके नियंत्रण में है नहीं, वेदर यू लाइक इट
or you don't like it. Have you been compared by an actor, and if yes, then how do you handle that situation? I don't know if I am compared. अच्छा, you don't even know. मुझे पता नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कभी हुआ हूँ, और अगर हुआ भी हूँ तो कोई आकर के मुझे तो बताएगा नहीं. Any strangest rumor you have heard about yourself? हाँ, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कभी कभी जब बहुत खुल जाते हैं तो बताते हैं, यार संधू साहब को काफ़ी एटीट्यूड है, पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं, बड़ा रोल चाहिए उनको, इस तरह की बात वो करते हैं उनको. यार तो है, पीठ पीछे तो चलती रहती है बातें. कोई पीठ पीछे तो लोग इंदिरा गांधी को भी गाली देते थे, आज मोदी को भी गाली देते हैं. क्या करिएगा, पीठ पीछे तो आप कुछ भी कर सकते हैं. आप पीठ पीछे की क्या बात करना है. हमें बोलने वालों ने तो अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को नहीं छोड़ा, जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं. तो क्या वही है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे. आपकी सारी बात मान ली जाए तो मैं बहुत अच्छे हैं, और अगर मैं इनकार कर दूं, यार बहुत एटीट्यूड है यार, बहुत सब तो है, जीवन है, ये सब तो चलता रहता है, ये होगा ही. आपको सब अच्छा अच्छा थोड़ी बोलेंगे. कभी प्रेशर नहीं फील होता इन सब कुछ चीज़ों नहीं, का? पहले होता होगा स्नेहा, पहले अब नहीं होता. अब नहीं, अब समझ में आ गया यही है जीवन जो है, इससे अलग नहीं है. दुख तब होता है जब आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ दिन ही दिन है और रात आएगी ही नहीं. जब आप मान लेंगे कि रात भी आएगी, दिन तो है ही, रात भी आएगी, फिर अच्छा नहीं लगता. बिकॉज ये सब जीवन में गुथा हुआ है, सब होता रहेगा. चार तारीफ करने वाले मिलेंगे, चार आपके पीठ पीछे शायद आपके बारे में थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर ले. हर तरह के लोग मिलेंगे, तो इसमें बुरा मानने की, अच्छा बुराई भी किसकी होती है, या पीठ पीछे बातें किसकी होती है जब आप कुछ होते हैं. मैं तो कहता हूँ ईश्वर चार ही क्यों, 400 ऐसे लोग दो ना जो पीठ पीछे मेरे बारे में बात करें. इसके मतलब कुछ तो हैसियत रखते हैं, वरना कौन पीठ पीछे आपकी बात करेगा. हु आर यू. अगर आज फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, आज क्या काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि इधर ये हॉलीवुड या तो साउथ से कॉपी की गई है. ऐसा क्यों है कि हमारे बॉलीवुड में कोई अच्छे कंटेंट राइटर या मूवी राइटर्स नहीं है तो उन्हें वो इम्पोर्टेंस और स्पेस क्यों नहीं दी जाती है? सुनते नहीं है लोग. यहाँ कहानियों की कमी है. 150 करोड़ की आबादी है. आपके पास एक कहानी है, उनके पास एक कहानी, इनके पास एक कहानी, मेरे पास एक कहानी. 150 करोड़ कहानियां हैं यहाँ पे. बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं. हमारे एक दोस्त हैं पवन कुमार, मैं हमेशा उनकी लेखनी की तारीफ करता हूँ. इसलिए नहीं कि मेरे दोस्त हैं, मेरी दोस्ती ही उनकी लेखनी की वजह से हुई है. मैंने कहा था यू आर राइट वेरी डिफरेंटली, आपके कहने का अंदाजे बयां बहुत अलग है. ये हमारी दोस्ती का आधार है, मैं बता रहा हूँ. मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है. तो सुनते नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक ग्रुप बना हुआ है. वो उस ग्रुप से, उस घर से बाहर निकलते ही नहीं है. वो एक खिड़की भी खुली छोड़ दें जहां से ताजी हवा आए, ताजी कहानी आपके पास आ सके, सारे दरवाजे अपने बंद कर रखे. सीधी सीधी कोई बात ही नहीं है. कम से कम आप उस आदमी की कहानी सुनिए जिसका एक बॉडी ऑफ वर्क है. आपको 5 मिनट बात करके पता चल जाता है यार सब्सटेंस है या नहीं. है कि नहीं है. वही थर्ड आई वाली बात, कहां से लाओगे आप. पोटेंशियल कैसे नापोगे आप किसी का, कैसे. आप मिलोगे ही नहीं, आपका फोन उठेगा ही नहीं. हमारे जो दोस्त हैं पवन कुमार जी, मैं उनको बहुत हाईली टैलेंटेड मानता हूँ एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न. बहुत अच्छा लिखते हैं. ये कविता जो मैंने पढ़ी है ये उन्हीं की लिखी हुई है, और मैं उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरे मित्र हैं. उनकी जबान देखिए, उनके पास जो शब्दकोश है वो देखिए. लेकिन कौन इसको समझने के लिए बैठा हुआ है. ऐसे व्यक्ति को क्यों संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति के पास लाइन क्यों नहीं लगी हुई है. लेकिन है ऐसा ही है. यहाँ पे सबके अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, और ये लोग गलत कहते हैं कि कहानियां नहीं है. गलत बात है. इतना साहित्य भरा पड़ा है. थोड़ा काम करो भैया, थोड़ा पढ़ो.
आप कहानियों का आप देखिए ना, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनती, वही हीरो हीरोइन विलेन, डिशुम डिशुम, आप बताओ क्या डिफरेंट है। एक टाइम में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्में आई थी, सौदागर आई थी, बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में, उसमें काम करके लोग स्टार बन गए। हाँ, पहले की फिल्म और आज की फिल्म में क्या फर्क है? पहले की फिल्में बड़ा आपके दिल को छूती थी। गाने भी। गाने, अरे वो गोल्डन एरा था सर। आज भी हम अंताक्षरी में वही गाने हाँ गाते हाँ बिल्कुल, हाँ आज के तो कोई गाने हैं। याद गाने ही नहीं याद ही नहीं रहते। आते। क्यों? हाँ, क्यों वो आज भी हमारे दिल को, हम तो आज के जमाने में बैठे, हाँ। फिर भी आज का अच्छा लगता है, आज भी वो गीत हमको अच्छे लगते हैं। क्यों? मालूम नहीं, वो थोपा हुआ नहीं लगता है, न गीत न संगीत न सच बात है। गायन। हम्म। गजब था। मैं तो आज भी कभी मैं कल रात को ही सुन रहा था, थोड़ा सा लो फील कर रहा था कल रात को, तो मैं वॉक पे गया, मैं वो गाना लगा के सुना, मैंने वो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही बाद ही जीत है। जीत है। एंड म्यूजिक के साथ वो लाइन याद आ जाती मैं है। अपना लगा लिया और अपना वॉक कर रहा था मैं, ऐसे लगा साला एनर्जी आ गई, वाह, जैसे मैं लौट आया अपनी खोल में। मैं मैं तो मतलब आशिक हूँ, आप कह सकती हैं फिल्मी गीतों का। फिल्मी इतने बढ़िया साहिर साहब ने, कैफी साहब ने इतना बढ़िया बढ़िया लिखा है, जिसमें मुझे लगता है कैसे लिखा होगा इन लोगों ने यार, कैसे लिखा होगा, कैसे दो लाइनों में ये जिंदगी जी लेते थे। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, बहुत पीछे, बहुत काम करना है, बहुत सीखने की हम गुंजाइश है। पीछे से आगे ही नहीं आए, हम और पीछे चले नहीं गए। मालूम नहीं, हाँ मालूम नहीं, कुछ है, खलता है, लेकिन आ, कुछ अपने कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी कोफ्त होती है कि यार मेरे हाथ में कुछ होता तो शायद बदल देता। या ये ऐसा है कि हम इस जमाने के साथ चेंज नहीं हो पा रहे, बस भाग ये रहे हैं। यहाँ ये हम भाग रहे हैं, ये भी कह सकती हैं आप। शायद हम कोशिश करते हैं, एक समय तक दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊब जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हम बेसिकली बहुत ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं इस बदलाव के साथ। आत्मा कहीं पीछे अटकी हुई है, और जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ी थका देती है आपको, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट नहीं। लेकिन वो स्ट्रगल अभी चल रहा है, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि वो दौर है नहीं अभी। जैसे आपने लोनलीनेस की बात की, एक्टर्स अक्सर लोनली फील करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे ओवरकम करते हैं लोनलीनेस को? मैं दूसरे की बात कैसे करूं, मैं दूसरों के बारे में जानता नहीं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। यस आई फील लोनली, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ कुर्सी डाल करके और सोचता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में, गुजरे गुजरे हुए सारे पल, रिश्ते, काम, कहाँ कब गिरा कब उठा, आगे क्या करना है, बहुत सारा सब कुछ आंखों के सामने आता है। और कभी कभी हम वहाँ पर भी झांक पाते हैं जब आप एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, जहाँ आप कभी जा ही नहीं पाते हैं, कभी जा ही नहीं पाते आप। Getting my point? बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है एक्टर का, मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए अकेले रहना एक नेसेसिटी भी है। और भाई मैं स्वभाव से भी थोड़ा अकेला रहता हूँ। यू एंजॉय योर कंपनी? आई एम ट्राइंग टू, मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है। आई एम ट्राइंग टू, अभी भी मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं इसका मास्टर हो गया, बट मैं अकेले रहने की कोशिश करता हूँ। अक्सर कहा जाता है कि इफ यू कैन एंजॉय योर कंपनी देन यू डोंट नीड आई एम एनीबॉडी लर्निंग, एल्स। मुझे, मैं सचमुच इस जो आपने कहा इसको मैं जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई कंपनी, आई आई वॉन्ट टू एब्सोल्युटली लव एंजॉय माई माय सेल्फ। कंपनी। मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये बात, ये करना, आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ, आई नेवर लव माई सेल्फ। हमेशा मैं लोगों को चाहता रहा, लेकिन मैंने अपने आप को कभी नहीं चाहा। हालांकि कुछ लोग हो सकता है मेरी इस बात से एग्री न करें, सुनने वाले, जान पहचान वाले, हाँ, लेकिन सच्चाई यही है। अब थोड़ा समय लगता है, नहीं, इट इज टाइम टू लव योर सेल्फ, बहुत जरूरी। जो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, मालूम नहीं, पढ़ने लिखने का ही फायदा होता है। जो अपने आप को प्यार नहीं कर सकता वो किसी को प्यार नहीं कर सकता,
ऐसा सुना है। काफ़ी इंटेंस और इमोशनल बात है, और अक्सर एक्टर्स एंड स्पेशली कैरेक्टर्स लाइक यू प्ले, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इमोशंस, एंड कभी कभी इन्हीं एक्टिंग या इस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए आपके इमोशनल अपहेवल भी होते हैं। सो जस्ट जब मूवी ख़त्म हो जाती है या वो थिएटर का पार्ट ख़त्म हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है उस एक्ट से, उस पर्सोना से बाहर निकलने में, एंड बिल्कुल। अगर होता है तो हाउ मच डज इट इम्पैक्ट यू एंड योर फैमिली? मैं एक प्ले कर रहा था, कहाँ हो फकीर चंद पृथ्वी में। इट वॉज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो ये इंस्ट्रक्शन था मेरे ग्रुप को कि प्ले खत्म होने के 2 घंटे तक मुझसे कोई नहीं मिलेगा। मैं हो सकता है मार दूँ, मैं गाली दे दूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं एक अलग डिफरेंट में होता था। और सही परांज पे ऐसे ही टाइम में आई थी मुझसे मिलने के लिए। तो आपने क्या किया फिर? मैंने कहा हम लोग कल बात करेंगे, दिस दैट। बट पहले लोग मेथड एक्टिंग करने के बाद साइकोलॉजिकल रिस्क बहुत बढ़ जाता होगा। मालूम नहीं, मेथड एक्टिंग मैंने भी पढ़ा हुआ है। मेथड एक्टिंग मालूम नहीं मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, मुझे पता ही नहीं है। मैं ये सब उसमें पढ़ा ही नहीं आज तक। आई एम गाइडेड फ्रॉम यू। उसमें मेथड हो जाता होगा किसी के लिए, तो हो जाता होगा। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसीलिए तो आपका सवाल आया कि मेथड एक्टिंग हो सकता है, इसमें मेथड भी कुछ होता होगा, बट इट वॉज फ्रॉम माई हार्ट। बट डिसोसिएट कैसे करें इसके बाद? बिकॉज आई हैव एटलीस्ट वॉट एवर वी हैव हर्ड एंड रेड इन फ्रॉम द इंडस्ट्री, एक्टर्स हैव टू टेक अ बिग डिटॉक्स. करेक्ट। Only then, forget about going to the next movie, they can come to the normal life. अदरवाइज तो ये बहुत ही साइकोलॉजिकल इशू बन जाएगा. ये टाइम होता है। एक्टर्स को क्यों मूडी कहते हैं? वो इतने सारे कैरेक्टर्स, मेरा अपना मानना है, इतने सारे कैरेक्टर्स को निभाते हैं या पढ़ते हैं। एक एक्टर जब कोई कहानी पढ़ेगा ना, और आप उस कहानी को पढ़ेगा, इन दोनों का दो नजरिया होगा। वो जो कैरेक्टर मैं पढ़ रहा हूँ कहानी में, वो मेरे ऊपर अलग इम्पैक्ट छोड़ रहा है, एंड एज ए रीडर आपके ऊपर अलग इम्पैक्ट छोड़ रहा है। हम दोनों दो नजरिए से पढ़ रहे हैं। हो सकता है वो कैरेक्टर इतना बढ़िया हो कि उसका भी इम्पैक्ट कहानी खत्म होने के बाद मेरे साथ रहे। इस तरह हम जो डिफरेंट हम कैरेक्टर्स करते हैं, वो कहीं पे मुझे, मेरा मानना है, वो कुछ अंश आपके अंदर छोड़ के चले जाते हैं। सम सीड. वो पूरी तरह से निकलते नहीं। आप रिकॉल करो ना, तुरंत हाजिर हो जाएंगे फटक से। ऐसे में आप इतने सारे कैरेक्टर्स से मिलते हैं। अब जैसे मैं आज स्नेहा से मिला, कुछ तो लेके जाऊंगा आपका यहाँ से, इतनी देर से बात कर रहे हैं हम, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो एक कैरेक्टर मेरे को मिला, वो रहेगा थोड़ा समय मेरे साथ। जब इससे रिलेटेड कोई बात निकलेगी तो स्नेहा फिर से प्रकट हो जाएगी, फिर प्रकट हो जाएगी। क्यों प्रकट हो जाएगी? क्योंकि वो सीड है अंदर, वो सीड अंदर है। इसी तरह डिफरेंट तरह के कैरेक्टर जब आते हैं तो एक्टर समटाइम्स मूडी इसलिए होता है कि लगेगा यार वो आदमी तो अजीब तरीके से बात करता है। मूडी नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। थोड़े से मूडी होते हैं जिसको लोग, आम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन यही बात बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग कहें तो उनको बस सूट करेगी, मेरे जैसे आदमी को ये बात सूट नहीं करेगी। हमें तो लगता ही है कि यू आर अ ग्रेट एक्टर, फॉर अस यू आर अ सक्सेसफुल एक्टर. ना, आई एम नॉट ए ग्रेट एक्टर, आई एम नॉट ए ग्रेट एक्टर। बस मैं एक्टर हूँ। एक्टर, अगर आप एक्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं देन यू हैव टू बी गुड, अदरवाइज आप एक्टर ही नहीं है। ग्रेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स अ जॉब. सो ये इंडस्ट्री में ना स्ट्रगल बहुत है. जी। अगेन बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ रिस्क भी आ जाता है, प्लस टाइम ऑफ वर्किंग इज सो मच, 14 आवर्स, 16 आवर्स, 20 आवर्स ऑल्सो. जो हमने देखा है, 2-3 अलग अलग पार्ट्स में मैं बात करना चाहूँगी. एक, फिल्म इंडस्ट्री में सुसाइड के केसेस बहुत सुनने मिले थे, कुछ रीसेंट पास्ट में तो कई ज़्यादा हमने सुना. दूसरा, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इतना ज़्यादा होता है, द काइंड ऑफ स्ट्रगल यू ऑल हैव एवरी टाइम यू ऑल हैव टू प्रूव. ऐसा नहीं कि आपने एक कर लिया बिल्कुल तो चल गया. Yes. जितनी बार पहले तो हर बार अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ो, जितनी बार अपॉर्चुनिटी मिले उसको सक्सेसफुल करो. सक्सेस इन द आई ऑफ द ऑडियंस, बिल्कुल राइट. तो इसके लिए इंडस्ट्री ने कोई थेरेपेटिक मैकेनिज्म बनाई है या प्लान कर रहे हैं?
आई डोंट थिंक सो। हमारे यहाँ एसोसिएशंस हैं, मैं सुनता हूँ कि वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले जितने सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में को देख रहा हूँ तब से कुछ बदलाव नहीं आया, बल्कि ये वर्स्ट हुआ है। यहाँ पे एक्टर नहीं है, यहाँ पे सब मजदूर हैं। एक्टर सक्सेसफुल होने के बाद आप बनते हैं, तब तक आप मजदूर हैं। ये थोड़ी तीखी लाइन है, बट ये सच्चाई है। जो एक्टर सुनेंगे इस पॉडकास्ट को वो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। टिल द टाइम आपने अच्छा खासा बम नहीं फोड़ा ना, तब तक आप पटाखे हैं। ऐसे ही फूटते रहेंगे, पट 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 पट। तो वरना आप सक्सेसफुल होते हैं, भैया मैं 9 बजे चला जाऊंगा, मैं 8 बजे चला जाऊंगा, 8 बजे तक किसी की हिम्मत नहीं बोल देगा। तो शांत जी, आपने अपने लाइफ में रिजेक्शन या फेलियर फेस किया है और उससे आपने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया कि हाउ डिड यू टेक द फीडबैक? रिजेक्शन ने मुझे सिखाया और मेहनत करो। अक्सर लोग रिजेक्शन से डिप्रेस हो जाते हैं, हाउ डू यू हैंडल? हर कोई होता है, हम भी होते हैं, लेकिन उससे एक सबक भी मिलता है। आप उस भाषा को समझने की कोशिश करो जो वो समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है। उन्होंने हमको बुलाया नहीं था, हम आए थे। उन्होंने हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोला है, हम तो दीवार फांद के हैं। सो हम जिस समाज में आए हैं, हमें उस समाज के रंग ढंग सीखने पड़ेंगे। उसमें बहुत सारा वक्त निकल जाता है, बस सीखने पड़ेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन। बेसिकली यू नीड टू हैव एन ओपन माइंड। यस। रिजेक्शंस भी होंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, ये हर रोज होगा, बिकॉज ऑडिशंस तो एंडलेस होता है। मैंने सुना लोग 100, 120 पता नहीं कितने ऑडिशंस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी गणित है, हर हर बात में यहाँ के गणित है। मुझे लगता है आप पॉडकास्ट करती हैं, पता चलेगा महीने में स्नेहा कितने पॉडकास्ट करती है। इसका अगर अवार्ड दिया जाए तो पता चला स्नेहा 100 पॉडकास्ट करती है। यार नंबर 1, इनको फर्स्ट प्राइज दिया जाना चाहिए। क्यों? 100 पॉडकास्ट आप करती है। इस तरह हमारे कास्टिंग में भी होता है कि इस कैरेक्टर के लिए हमारे कास्टिंग डायरेक्टर को कितने ऑडिशंस प्रोवाइड करवाए, 20, 40, 25। तो लगता है यार 25 ऑप्शन एक ही रोल के लिए, बहुत बढ़िया कास्टिंग डायरेक्टर है, खजाना है इसके पास। तो जबकि चाहिए होता है सिर्फ एक 5 नाम भी भेजे जा सके, 5 टैलेंटेड लोग बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। आपको कास्टिंग करना है ना, आप हीरो थोड़ी बना रहे हो। हीरो तो सलमान खान है, कोई आपत्ति नहीं, आप बिल्कुल लीजिए। लेकिन उस रोल के लिए 25 लोगों की जरूरत क्या है? इसमें कास्टिंग डायरेक्टर का अपनी दुकानदारी होती है कि भैया देख लीजिए हमारे पास तो खजाना है, आप कितने चाहिए और बताइए कितने चाहिए। तो उनका अपनी साख बनाते हैं वो प्रोडक्शन हाउसेस के। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है, ऐसा मैंने सुना है, रादर होता ही होगा, मेरा अपना मानना है कि वो 25 आए, 25 के 25 भेजते होंगे, कोई ज़रूरी नहीं। आपसे कहेंगे स्नेहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, हाँ, लेकिन वो जाएगा फाइनल जगह, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे और कास्टिंग डायरेक्टर के रिलेशनशिप पे भी। वो ऑडिशन तो ले लेगा, भेजेगा नहीं, उसकी तो एक गिनती बढ़ गई ना, लेकिन जाएगा नहीं शायद। ऐसा भी हो सकता है। मेरे साथ हुआ है कि नहीं हुआ है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो लोगों से सुना है, और कभी कभी मुझे भी फील होता है, whether I am right or wrong I don't know, but I've heard that it happens in the industry. So हर बात के पीछे यहाँ गणित है, हर बात के पीछे कैलकुलेशन। What happens in the industry? यही, हर बात कैलकुलेटेड है, हर बात के पीछे एक मोटिव है। ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, हवा नहीं है। So आप ये कह रहे हैं कि कास्टिंग के लिए बुलाते बहुत लोगों को हैं, बट कई बार वो प्लान्ड होता है कि उनको किसको लेना है। कितनी मरतबा उनको ये दिखाना होता है ना सर, ये देखिए 25 लोग हैं So हमारे there's like lot of politics and है, लेकिन biasness in the लेकिन industry. ये बहुत आश्चर्य नहीं करता है मेरे को। आश्चर्य इसलिए नहीं करता है, लाइफ इटसेल्फ इज अ पॉलिटिक्स। पहले बुरा लगता था,
लेकिन जिंदगी जैसे जैसे थोड़ी बहुत समझ में आएगी, मुझे समझ में आ गया जिंदगी स्वयं में अपने आप में एक राजनीति है। जिंदगी आपके साथ राजनीति करती है। सो सर, अगर किसी को ना इंडस्ट्री में घुसना हो, यूजुअली क्योंकि हमेशा से एक परसेप्शन रहा है कि ना ये अच्छी जगह नहीं है, यहाँ मत जाइए, फिल्म एक्टिंग वैक्टिंग सही नहीं है। बट अब ज़माना बदल रहा है, वी ऑल सी विथ मच मोर ओपन माइंड। तो अगर किसी को इस इंडस्ट्री में आना हो, वेदर वी कॉल इस थिएटर और वी कॉल फिल्म इंडस्ट्री, व्हाट इज दैट दे नीड टू डू? भैया एक मरतबा आना चाहते हो आप, तो मैं यही बोलूंगा कि 10 मरतबा और सोचो। आप एक इनसिक्योर फील्ड में आ रहे हो, और ये कभी मत समझना कि आप बड़े प्रतिभा के धनी हैं तो इसलिए बहुत कुछ, यू विल बी अ रॉक स्टार। मे बी यू मे बी अ रॉक स्टार, बट मे बी नॉट श्योर। तो ये अंधेरा हमेशा है, और यहाँ आपके जैसे ना लाखों हैं, लाखों हैं। मैं इसलिए बार बार यही एग्जाम्पल देता हूं, अगर शहीद होने का शौक हो या शहीद होने के लिए तैयार, देखिए जो मरने के लिए तैयार है ना, वो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। फिल्म इंडस्ट्री वैसी ही है बिल्कुल। अगर आप मरने के लिए तैयार हो ना, देन यू विल मेक इट वन डे। आप बड़ा ग्लैमरस थॉट सोच करके आओ, अच्छा उसके बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर में बैठा, गोरखपुर में बैठा हुआ आदमी बम्बई के बारे में सोचेगा, यार धर्मेंद्र जी तो जमीन पे पाँव नहीं रखते होंगे। हमारा भी ऐसा सोचता है, वो तो बादलों में कहीं चलते होंगे, उनके नीचे बादल होते होंगे। ये ख्याल होता है। इसी कहावत जो बनी है ऐसे नहीं बनी, दूर के ढोल सुहावने। जब यहाँ आया पता चला भाई साहब वो सब ख्यालों में था सिर्फ। यहाँ जब पत्थर से सर टकराया तो पता चला यहाँ का जीवन कुछ और है। वहाँ पे कुछ रंगीनियाँ दिखाई देती थी। अगर ऐसा कुछ सोच करके कोई आ रहा है तो भैया check the reality, and if you are ready to die, if you are ready to give your life to it, then you are most welcome. So if somebody wants to sell itself in an industry, what they need to do? ये बात अगर मुझे पता होती तो मैं ऐसे स्टूडियो में होता या आप मेरे बंगले में होती। फिर भी आप मेरे स्टूडियो में हो सकते थे। हो सकता था, वो अलग बात है। नहीं, तभी आपके एक एक्सपीरियंस से जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बताइए। आप कुछ चीज़ें नहीं करते होंगे, बट आपने सीखा तो ज़रूर होगा, पता तो चल गया होगा कि अगर ये चीज़ करता तो आई वुड हैव सोल्ड माई सेल्फ बेटर। यहाँ पे ठीक है, कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप तो मैटर करते हैं, लेकिन फाइनली भैया इट इज़ योर वर्क। क्योंकि फाइन वर्क का देयर इज नो अल्टरनेट। अच्छे काम का कोई अल्टरनेट नहीं है। जान पहचान से आपको एक मतलब काम मिल जाएगा, लेकिन आप नाम बनाएंगे अपने काम से ही। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। काम, योर सिंसियरिटी, योर गुड वर्क। हाउ टू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर काम? वही मैंने कहा ना, यहाँ पे रिलेशनशिप। इज ऑडिशन अ प्लेस? सॉरी, आजकल तो वही है, ऑडिशन ही है। लेकिन ऑडिशन आएंगे कैसे आपके पास जब तक आपकी रिलेशनशिप नहीं रहेगी। आप जो लोग ऑडिशन भेजने वाले हैं आपको, उनकी निगाह में आप होने चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ है। वो बेचारे भी, कभी कभी मैं उस तरफ भी झांकता हूँ, वो दिन भर बेचारे एक्टरों से घिरे रहते हैं। तो उनको गधे और घोड़े का उनको भी फर्क नहीं समझ में आता कि इसमें इस भीड़ में कितने गधे थे और कितने घोड़े थे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पर भी बड़ा अच्छा, क्योंकि भीड़ इतनी है। जितनी सप्लाई है, मतलब जितनी हमारे पास जो सप्लाई है वो डिमांड से कहीं ज्यादा है। इसीलिए जो है स्ट्रगल की स्थिति ज्यादा है। जो काम हम 10 रुपए में छोड़ के चले आएंगे, उसको लोग 5 रुपए में कर लेंगे। लेकिन उनको एक फर्क नहीं समझ में आता है कि जो 10 रुपए में काम मैं करूंगा वो नहीं करेगा। मेरी अप्रोच अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन ठीक है, फिर अगेन वही बात होती है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। एवरी डॉग हैज अ डे एंड आई हैव अ डिकेड।
एक टाइम था कोविड, जिस जिस वक्त काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे, लाइटमैन, कैमरामैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, ब्रेड एंड बटर, बिकॉज फिल्म्स बनना बंद हो गए थे. So actors and actresses who were doing good did not suffer much, but people who come for small roles, people who worked behind the scenes were affected and impacted badly financially. करेक्ट. अब आया एआई का ज़माना, जिसमें ऑलरेडी हॉलीवुड में स्ट्राइक हो चुका है कि एआई की वजह से इट माइट रिप्लेस ह्यूमन रिसोर्सेज. बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक दिस हैज़ टू, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट इट विल क्रिएट इन बॉलीवुड आल्सो? यस, मैं तो कहता हूँ बैन हो जाना चाहिए, जैसे वहाँ पे हो, उसके खिलाफ यहाँ पे ये होना चाहिए. ऐसे ही इस देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है. बट आपको लगता नहीं एआई कैन बी अ सपोर्टिंग एज रेदर देन सपोर्टिंग, फिर रिप्लेसमेंट? सपोर्टिंग तक ठीक है ना, बट एआई को यूटिलाइज करने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए. ह्यूमन चाहिए, लेकिन आज नहीं है, हो सकता है 5 साल के बाद हो. हाँ, तो वो तो फिर स्किल्स डेवलप करने की बात इसके, है. लेकिन इसका यूटिलाइजेशन भी जब बढ़ेगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना. हम आए दिन सुनते हैं कि फलाने कंपनी ने इतने 1000 लोगों को निकाल दिया बिकॉज ऑफ एआई. ठीक है, आप टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला के आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए. मैं आज भी मानता हूं मशीन और ह्यूमन का फर्क जो था वो हमेशा रहेगा. मैं जिस तरीके से इमोट कर पाऊंगा एआई नहीं कर पाएगा. इसलिए वो तो सिर्फ एक डेटा स्टोर्ड है. हाँ नहीं, बट इंटेलिजेंट हो रही है अब तो एआई. हाँ जो भी है, बट एक खतरा तो है, एक खतरा तो है. आजकल आवाज की दुनिया में जैसे हमारे आवाज की कॉपी कर लेता है. बिल्कुल. हाँ, तो मेरे पास तो काम आना बंद हो गया फिर इसके मतलब. हे जेन, दिस इज अ न्यू एआई, जब जहाँ पे अगर वो 3-4 बार मेरे रील्स देख ले, हाँ. तो बस मेरा बॉडी लैंग्वेज और मेरा वॉइस दोनों अडेप्ट कर लेंगे. कुछ भी बना लीजिए. फिर मैं कुछ भी कंटेंट दूँ वो बना लेंगे. यहाँ लोग मोदी जी को नचवा देते हैं हाँ. एआई के जरिए. हाँ, तो आप क्या करोगे? आप किसी को बदनाम करना चाहो एआई के जरिए आप कर सकते हो, किसी को स्टार बनाना चाहो आप एआई के जरिए. तो इस टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये है. इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है, यूज कम हो रहा है. अगर हम इसको प्रॉपरली यूज करें इट्स वेरी गुड. हम सबकी ग्रोथ होनी चाहिए. लेकिन मैं तो देख, जैसा आपने कहा कि वहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, कहाँ पे? हॉलीवुड में. क्यों हो रही है? हॉलीवुड तो हमसे 10 कदम पहले से ही आ गया, फिर वहाँ पे क्या जरूरत है? यानी खतरा है. अगर जो चीज हॉलीवुड में पहुंच सकती है वो यहाँ पे आने कितनी देर लगती है? हम तो ऐसे ही पहले से ही, हमारी इंडस्ट्री पहले से ही जब अभी खड्डे में चल रही है. आप देख ही रही हैं जो हालत है इंडस्ट्री की, ऊपर से एआई का खतरा. अब जैसे मैं मेरी आवाज भी बिकती है और मेरा अभिनय भी बिकता है. अभिनय एआई कर लेगा, आवाज एआई बना देगा, तो मैं कहाँ आलू टमाटर बेचूंगा या तो फिर ठेला लगाऊंगा. गेटिंग माय पॉइंट. सो खतरा तो है, खतरा तो है. वो अलग बात है कि 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, लेकिन उसकी आहट सुनाई पड़ने लग गई है. तो ये मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल कैसे हो ये थोड़ा सा डिफाइन होना चाहिए. इससे घर बर्बाद नहीं होने चाहिए, इससे बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए. वैसे भी हमारा देश जो है ना, मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है टुडे. यस, सोचिए आप, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया. बस इसी में पीछे छोड़ा है हमने. यही स्किल है हमारे पास सिर्फ, बाकी स्किल का क्या? यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो जो देश इस स्थिति से गुजर रहा है, ये थोड़ी, मुझे लगता है इस पे सरकार को भी काम करने की जरूरत है. हमने कहा ना बहुत कुछ बदला जा सकता है एक साथ मिल करके. सिनेमा की जो स्थिति है वो अगर सब लोग अगर सोच लें कि इस स्थिति को सुधारना है, सुधरेगी. क्यों नहीं सुधरेगी? नियत होनी चाहिए सरकार की भी और बाकी लोग जो जुड़े हैं इस व्यवसाय से, उन सब की अगर नियत रहेगी तो जरूर, जहाँ नियत रहेगी ना वहाँ पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. एक मुझे क्वेश्चन याद आया जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. पहले जब कंटेंट बनते थे उनको एडल्ट
अंडर अंडर एज 18 एवरीबडी कैन वॉच काइंड ऑफ टाइटल्स दिया जाता था. अब तो वो कंटेंट आ गया OTT पे. एंड वन सच सीरीज इवन यू हैव वर्कड व्हिच इज मिर्जापुर, जहाँ पे न्यूडिटी, सेक्सुअल अरे कुछ और कंटेंट, देखती हैं, वही वही अब्यूज. आपने देखा। मैंने तो देखा भी नहीं है, इसी वजह से नहीं हाँ, देखा मत बिकॉज देखिए, तो गाली गलौज बहुत ज्यादा। हाँ, मैं आई कैन नॉट टेक वो एग्रेसिव कंटेंट. तो आपका क्या विचार है इन सब के बारे में, अबाउट दिस काइंड ऑफ कंटेंट, एंड what do you think society, how will society will be impacted with this? In fact, not only this, movies like Animal, then there was this movie of Shahid Kapoor की जो थी, जिसमें उन्होंने which was also a copy from South Indian movie. So much of aggression that we see, it has come and openly available on OTT. अब कहाँ कितना कंट्रोल करोगे बच्चों को? पहली बात तो हम रेयरली ओरिजिनल हैं, अदरवाइज हम कॉपी कैट हैं. ये जो दुखड़ा रोते हैं ना, कहानियां नहीं है, ये गलत बात है. आई डोंट एग्री विद देम. और दूसरी बात, ये जो कंटेंट वाली बात है, असल में हम सब के अंदर एक ऐसा शख्स रहता है, हम राम कहते हैं, हमारे अंदर एक छोटा सा रावण भी रहता है. हम जब अपने बाथरूम में होते हैं ना, बाथरूम कंटेंट भी होता है. मिर्ज़ापुर वैसा ही कंटेंट है. आप, क्योंकि मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मैं सबके सामने बैठ के नहीं देख सकता मिर्ज़ापुर. हाँ, अब मिर्ज़ापुर देखना है, उसमें माँ बहन की खूब अच्छी तरीके से, खूब अच्छे अच्छे साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर. हाँ, लेकिन सुनने में बड़ा मज़ा आता है. अंदर वाला जो आदमी है ना, जो बाहर की साहित्यिक दुनिया से थोड़ा उबा हुआ आदमी हो कि यार कुछ अलग होना चाहिए, वो अलग उनको बाथरूम में मिलता है. उनके लिए मैं देख भी आया, स्नेहा को पता भी नहीं चला, अपनी खुराक पूरी हो गई, हो गया. तो ऐसे अच्छा, प्लस किसके लिए हो? कोई बालकनी में फिल्म देखने वाला मिर्ज़ापुर देखता होगा? देखते हैं. It's शायद. famous between people of our. फेमस उनकी वजह से नहीं होता है जो बालकनी में बैठते हैं. फेमस जो नीचे वाले हैं ना, जिनकी भाषा है वो लोग करते हैं. किसी भी पिक्चर को हिट फ्लॉप बालकनी नहीं बनाता है, नीचे वाला क्लास बनाता है. क्योंकि 80% हम लोग, 85% हम लोग वही हैं. गरीब लोग, मजदूर लोग, मिडिल सेकंड क्लास लोग, हम लोग देखते हैं फिल्म. आपको लगता है टाटा और अंबानी जाते हैं फिल्म देखने के लिए? आपको लगता है ऐसा? और देखेंगे वो यहाँ पे बैठ करके शाहिद कपूर की पिक्चर देखेंगे? वो देखना होगा, रॉबर्ट डिनोरो को देखेंगे, अगर देखने की इतनी, आप समझ रहे हैं. सो फिल्में चलाता कौन है, कौन लोग देखता है? जो लोग देते हैं उनकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छा कैश करती है ये मिर्ज़ापुर. हालांकि मैं उसका हिस्सा हूँ, हाँ, लेकिन उसको कैश करती है ये. तो ये बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा है. और इस बात का ध्यान हमेशा रखते हैं प्रोड्यूसर्स बहुत. इसीलिए आज जो अच्छी कहानियां हैं, ये अलग तरह का, ये पहला ही एक ऐसा कंटेंट है. मिर्ज़ापुर जैसा कभी दूसरा आया भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिया है. तो वो आएगा भी नहीं. वो अपने तरीके का था, ठीक है, उसने अपना जीवन जिया और निकल गया, ठीक है ना. लेकिन ठीक है, अपने टाइप का था, आया गया. लेकिन अब ऐसा आएगा दोबारा, आई डाउट. लेकिन ये गाली गलौज कुछ ज़्यादा हो गया है. मालूम नहीं ये आज के दौर में इतना घुस गया है, ये मालूम नहीं कहाँ से, कि आजकल तो फिल्मों में खुलेआम, हाँ, खुलेआम. फिल्म अब तो जनरल कॉन्वर्सेशन में ऐसा नहीं, पहले तो गाली सोचते थे अच्छे औरतें नहीं देख सकती. अरे अब तो बहुत ही रेगुलर है, रेगुलर कॉन्वर्सेशन में, दोस्ती यारी में औरतें यूज जब, होता है. और वो पुरुष तो कुछ है ही नहीं. औरतें जब गाली देने पे आती हैं, बाप रे बाप. इसलिए कहते हैं पुरुष स्त्री से ही पैदा हुआ है, जननी स्त्री ही है. तो आप स्त्री का मुकाबला पुरुष किसी चीज में नहीं कर सकता. यहाँ मैं सरेंडर हूँ बिल्कुल, गाली देने में भी नहीं. सो जो खजाना स्त्रियों के पास, हाँ वो अलग बात है, वो शर्मो हया में वो रहती हैं, लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाए, तो 7 शेर मिल करके उसको काट नहीं पाएंगे. ये तो मैं मानती हूँ. जब कहते हैं ना, अगर औरत पे अपने पे आ गई तो बस. इसलिए मैं पुरुषों को बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है
बहुत सारा बना हुआ है शुरू से ही कि पुरुष ऐसा होता है वैसा होता है। मैं नहीं मानता, स्त्री को तो अबला भी कहा गया है। तो मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने बला के आगे अ लगाया था। तो वो आदमी मिल जाए तो पहले तो उसका इंटरव्यू, उसका पॉडकास्ट मैं करूंगा। भैया तूने, तेरे क्या समझ में आया था तूने अबला लिखा है? वो जमाने के लिए अबला था, अब नहीं। अब तो बिल्कुल ही नहीं। अब इस जमाने के हाँ, लिए अब तो नहीं, कब का। एक्चुअली आज भी कुछ गांव में टियर 2 टियर 1 सिटीज में है, बिकॉज वो कंडीशनिंग वैसी है, हाँ, बट वक्त बदल रहा है। काफी बदल गया है। एक लास्ट क्वेश्चन, मे बी और एक दो, जी। पहले की फिल्म मेकिंग और आज के फिल्म मेकिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? आज हम टेक्निकल ज्यादा हो गए, टेक्निकल ज़्यादा हो गए हैं। हम कहीं ना कहीं इमोशन में मार खाते हैं सिनेमा में। दैट्स वाई फिल्में जो हैं हमको सिनेमा घरों तक खींच नहीं पाती। संगीत का वो मज़ा नहीं रह गया है। वही जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम एक खूबसूरत शरीर तो हमने बना दिया उसमें से, लेकिन आत्मा इज मिसिंग, सोल इज मिसिंग। ठीक है ना? सो पहले की फिल्मों में शरीर बहुत सुंदर नहीं हुआ करता था, ठीक ठाक होता था, लेकिन उसके अंदर सोल जो थी ना, दैट वाज मैजिक। तभी वो फिल्में सालों साल तक चलती थी। लग जाती। तो अब आप सिल्वर जुबली शब्द सुनती हैं, गोल्डन जुबली सुनती हैं आप, प्लेटिनम सुनती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 20 हफ्ते भी कोई फिल्म चली है आपने सुना है? एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का मैक्सिमम कोई बहुत अब तो बड़ी मूवी फिल्म। रिलीज हार्डली होती है। धुरंधर अब जाके हुई है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ गुड मूवी टू बी वॉच्ड। वरना लोग कहाँ देख रहे हैं आजकल मूवी थिएटर में जाके? वेट करते रहे, 2 हफ्ते में तो आ जाएगी ओटीटी पे। हाँ, ये एटीट्यूड हो गया लोगों का। आप जब तक इसको अफोर्ड, क्योंकि इस बड़े पर्दे पर सिनेमा देखने का मजा ही कुछ और है। ओटीटी में आप कितना भी देख लो वो मजा नहीं है जब आप 70 mm के पर्दे पे आप जब देखते हो। तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आप लेकिन सिनेमा को इतना अफोर्डेबल बना दीजिए आम आदमी के लिए कि लोग बोले यार सिनेमा का ही मजा लेना है तो थिएटर में जाएंगे। बिल्कुल। इसके लिए बड़ा काम करने की जरूरत है, जो मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोगों को साथ आकर के इस पे मंथन करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन ऐसा होगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा शक भी है कि ये सब इकट्ठे आएंगे, इस बात में थोड़ा सा शक है। इतने समय से इंडस्ट्री की ये हालत है, क्या जो बात मैं कह रहा हूँ अगर मेरे ये बात समझ में आती, क्या उनको नहीं समझ में आती होगी ये बात? रेवेन्यू मेकिंग मैकेनिज्म है। आप उसको वर्कआउट करो ना, कैसे कैसे सरकार को भी लीजिए इसमें, कि लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो आपके पास टैक्सेस ज्यादा आएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थिएटर ही बंद हो जाएंगे, सब बंद ही हो गए, आधे तो बंद ही हो गए, मल्टीप्लेक्सेस बन गए हैं सब। ठीक है ना? कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा मार दोगे क्या? सिर्फ कभी कभी बड़ी फिल्में ऐसी रिलीज होंगी, सिर्फ वही देखने जाएंगे, उसी पे सिनेमा हॉल सरवाइव करेगा सिर्फ। ये सब कुछ हो सकता है, मुझे लगता है सब विद इन आवर रीच है। कोशिश करनी पड़ेगी सबको इकट्ठा होकर के। दैट्स इट। एक लास्ट क्वेश्चन शांतनु जी, कोई रोल अगर आपके पास आता है तो आप उसको कैसे तैयार करते हैं? एक बहुत अच्छी डिटेल में बताइएगा। पहले मैं समझता हूँ कि ये रोल कैसा है, मतलब कैरेक्टर क्या है, क्या बैकग्राउंड है कैरेक्टर का, इसकी कहानी में कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना? ये कैसे पूरी मूवी को या ड्रामा को इम्पैक्ट करता है, ये सब कुछ समझता हूँ। और उसके कई सारे वेरिएशंस समझ में आते हैं मेरे को। फिर मैं लास्टली मैं जो करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मान लीजिए रामलाल का कोई कैरेक्टर है, तो अगर शांतनु रामलाल होता तो कैसा होता? का विजुलाइज करते हैं। मैं होता तो मैं इस सिचुएशन में, इस कैरेक्टर में इस तरीके से बिहेव करता, तो मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। क्योंकि मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक्ट करने वाला हूं ना, तो मैं कैसे करूंगा उसको? तो इसको मैं थोड़ा सा सहज कर लेता हूं इस तरीके से कि मैं अगर जोकर होता तो मैं कैसे करता। जैसे हमने एक प्ले किया था, अनुपम खेर उसके प्रोड्यूसर थे, उसमें एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस भी करते थे, द एडवेंचर्स ऑफ फुइतू एंड तुफी। अब फुइतू एक जोकर है, तो हमारे जो गुरु थे हेमेंद्र भाटिया साहब, उन्होंने जब मुझे रोल सुनाया, अब वो हीरो था, मतलब मेन रोल था वो,
बोले यार ये करना है। हम बोले सर हीरो का रोल मैं नहीं कर पाऊंगा। हीरो का ये जोकर का नाम लेते ही या तो चार्ली चैपलिन याद आता है या राज कपूर याद आता है, और मैं करूंगा तो कहीं न कहीं इसकी छाप दिखेगी दोनों की, क्योंकि हमारे पास रिसर्च करने के लिए यही दोनों है और कुछ है ही नहीं तीसरा। बोले नहीं तू अच्छा करेगा, तू ही करेगा इसको। मैं तो नींद उड़ा दी उन्होंने। अनुपम खेर प्रोड्यूसर हैं उसके। माने यही युक्ति है कि मैं जो करूंगा तो कैसा रहूंगा। एंड दैट वाज अ हिट प्ले, सुपर हिट प्ले। ये एक ही तरीका है मेरे पास सहज, हालांकि इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा बोला जा सकता है, कि आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आप रामलाल होते तो कैसे होते, तो आपकी 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है कि मैं हूं तो ऐसे। और अगर कुछ डायरेक्टर को अगर कुछ बदलाव चाहिए उसके अंदर कि नहीं थोड़ा ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो एक्टर इज ऑलवेज रेडी फॉर चेंज। ये तो मैंने अपना परसेप्शन दिया है ना। अब डायरेक्टर का अगर उसमें मिक्स हो जाएगा तो एक नई चीज बनेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये दिस इज द बेस्ट वे। अदरवाइज रिसर्च करते रहो आप, बहुत सारी चीजें करते रहो आप। फिर वो मेथड एक्टिंग वाली जो आपने बात कही थी वो वाली बात हो गई। आज इतना वक्त किसके पास है। या तो आपको लेकर के कोई फिल्म बनाई जा रही हो कि भैया हम रामलाल नाम की एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें रामलाल जो है वो हमारा प्रोटोगनिस्ट है, और वो ऐसा करेक्टर, उसकी जर्नी है पूरी की पूरी। तब मैं शायद जो आपको युक्ति मैंने बताई है वो शायद वैसा न करूं, उसमें कुछ चीजें और ऐड करूं जो बाहर से लेके आऊंगा, जिसको आप मेथड एक्टिंग कहती है। वहां से मैं कुछ बोरो करूंगा, उसको देखूंगा कि जो मैं हूं उसमें ये थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये इसका जेस्चर ले लेते हैं, इसका पोस्चर ले लेते हैं, ये चलेगा ऐसे, बोलेगा ऐसे, इसका ये टेम्परामेंट है। हमको रामलाल का टेम्परामेंट पकड़ना पड़ेगा, दिमाग पकड़ना पड़ेगा, वो अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने आप में, समझे। तो ये मैं कहीं कहीं बाहर से ला रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है रोल टू रोल। तो ये निर्णय जब ऑफर आता है किसी रोल का तभी हम तय करते हैं कि इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, कितनी मेहनत इसमें रिक्वायर्ड है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Wonderful, wonderful. This was really interesting conversation, शांतनु जी। आपसे बहुत चीज़ें पता चली, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पता चले, एक फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पता चला। हमें ये भी पता चला कि कैसे अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे क्या करना चाहिए, एंड कभी कभी लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को भी कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आपके थ्रू हम शायद वो चीज़ सीख पाए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।